हे गाइस, वेलकम टू हुप्स पंडित। इस चैनल पर आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल की बातें करता आया हूँ, बट आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको कुछ अलग ही खेल के बारे में बताने वाला हूँ और ये खेल है अमेरिकन फुटबॉल। आई एम श्योर कि आपने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में इस हेलमेट और शोल्डर पैड्स पहनकर खेले जाने वाले स्पोर्ट को देखा ही होगा और आपने कभी तो सोचा होगा कि अमेरिकन को ये खेल इतना पसंद क्यों है, आखिर ऐसा क्या है इस स्पोर्ट में। सो डोंट वरी, अगर आज का मेरा ये लंबा वीडियो आप आखिर तक देखते हो तो आपको इस खेल के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आज इसी अमेरिकन फुटबॉल की NFL लीग दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली कोई स्पोर्ट्स लीग है। NFL हर साल $13 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है और वो पिछले कई सालों से वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग रही है। सो इस लंबे वीडियो में मैंने इस खेल से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी चीजों को कवर किया है। पहला तो मैंने बताया है कि आखिर अमेरिकन फुटबॉल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, NFL लीग में कितने टीम्स है और सुपर बोल का मतलब क्या होता है, इस खेल में प्लेयर्स एग्जैक्टली करते क्या है, यानी अमेरिकन फुटबॉल के प्लेयर पोजीशंस क्या क्या होते हैं, और आखिर में मैंने NFL के 10 बेस्ट हाइलाइट्स को शेयर करके उन्हें इन डेप्थ एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन किया है। इन सब के साथ ही मैंने ढेर सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन एग्जांपल्स के साथ शेयर की है। तो अब देर किस बात की, चलो आज जानते हैं अमेरिकन फुटबॉल के बारे में। सो सबसे पहले बात तो इस खेल को एक्चुअली ग्रिडायरन फुटबॉल कहा जाता है और अमेरिका में तो इस खेल को सिर्फ फुटबॉल कहते हैं। अमेरिकन के लिए फुटबॉल मतलब यही ग्रिडायरन फुटबॉल होता है और वो अपने नॉर्मल पैरों से खेले जाने वाले फुटबॉल खेल को सॉकर कहते हैं। अब से इस वीडियो में मैं हर बार अमेरिकन फुटबॉल नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ फुटबॉल ही कहूंगा। सो मैं जब भी फुटबॉल कहूं तो प्लीज समझ लीजिए कि मैं अमेरिकन फुटबॉल के बारे में बात कर रहा हूं। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद अपना रोनाल्डो और मेस्सी वाला फुटबॉल। बस इस वीडियो के लिए वो सॉकर है और फुटबॉल मतलब अमेरिकन फुटबॉल है। सो इस फुटबॉल को ग्रिडायरन फुटबॉल भी कहते हैं क्योंकि इस फुटबॉल गेम के ग्राउंड को ही ग्रिडायरन कहा जाता है। इस टोटल ग्रिडायरन के साइज डिमेंशंस होते हैं 120 यार्ड्स बाय 53.5 यार्ड्स। एक यार्ड्स माने 0.91 मीटर्स होता है। मतलब मीटर्स में बताऊं तो ये ग्रिडायरन का ग्राउंड अप्रोक्सीमेटली 110 मीटर्स बाय 50 मीटर्स का होता है। अब जानने वाली बात यह है कि इस पूरे 120 यार्ड्स के ग्राउंड में मेन प्लेइंग फील्ड होता है 100 यार्ड्स का और इस मेन ग्रिडायरन ग्राउंड के दोनों साइड्स में 10-10 यार्ड्स के एंड जोन्स होते हैं। एंड जोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन को जानते हैं। हमें इसी ग्रिडायरन पर हर 5-5 यार्ड्स पर ऐसी लाइंस देखने मिलती है और 10, 20, 30, 40 ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। सो ये नंबर्स यानी कि यार्ड्स की लाइन होती है। सो ये हुई 10 यार्ड लाइन, ये हुई 20 यार्ड लाइन, ये हुई 30 यार्ड लाइन। ऐसे वो नंबर्स यार्ड्स के लाइन को दर्शाते हैं। इन 10 यार्ड, 20 यार्ड ऐसे लाइंस के साथ साथ ही हर एक यार्ड को दर्शाने के लिए ऐसी छोटी छोटी लाइंस भी होती है जिन्हें अमेरिकन इंग्लिश में हैश मार्क्स कहा जाता है। पूरे ग्राउंड पर हर एक यार्ड पर एक हैश मार्क रहता है। ये सभी मार्किंग क्यों की जाती है ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। फिर आता है फील्ड गोल पोस्ट्स। इन फील्ड पोस्ट्स की हाइट 10 फीट होती है और उनकी विड्थ है 18.6 फीट। यहाँ पर ये ऐसे फील्ड गोल पोस्ट क्यों है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम आगे जानेंगे। फुटबॉल गेम का टाइम होता है 1 घंटे का यानी टोटल 60 मिनट्स। ये 60 मिनट्स का टाइम 15 मिनट के टोटल 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता है। पहले 2 क्वार्टर्स के बाद 12 मिनट का हाफ टाइम होता है और फिर अगले 2 क्वार्टर्स खेले जाते हैं। इस स्पोर्ट में 60 मिनट के बाद जिस टीम के पॉइंट्स ज्यादा होते हैं वो मैच जीत जाता है। सो ये तो हुए बेसिक रूल्स। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लेयर की पोजीशंस क्या होती है और प्लेयर्स अपने अपने पोजीशंस पर आखिर करते क्या है। आपने हमेशा देखा होगा कि ये प्लेयर्स एक दूसरे को ढकलते रहते हैं और कुछ ना कुछ उनमें फाइट होती रहती है, बट एग्जैक्टली ये करते क्या है ऐसे एकदम देखने पर लगता है कि हो क्या रहा है। सो फर्स्ट लेट्स गेट टू नो प्लेयर पोजीशंस और उनके पोजिशनल रोल्स। सो किसी भी NFL के फुटबॉल गेम में एक टीम के टोटल 46 प्लेयर्स खेलते हैं यानी 46 प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। इन टोटल 46 प्लेयर्स में से दोनों टीम्स के 11 वर्सेस 11 प्लेयर्स की ग्रिडायरन पर भिड़ंत होती है। फुटबॉल में किसी भी टीम की 3 तरह की यूनिट्स होती है। एक है टीम का ऑफेंसिव यूनिट,
दूसरा है टीम का डिफेंसिव यूनिट और लास्टली स्पेशल टीम यूनिट। और ये सभी यूनिट्स ऑब्वियसली 11 प्लेयर्स के होते हैं। सो गेम शुरू होने पर एक साइड में एक टीम के ऑफेंसिव यूनिट के 11 प्लेयर्स होते हैं और दूसरे साइड में दूसरे टीम के डिफेंसिव यूनिट के 11 प्लेयर्स होते हैं। इनके बीच में एक इनविजिबल लाइन होती है जिसे कहते हैं लाइन ऑफ स्क्रिमेज। फुटबॉल का कोई भी प्ले शुरू होने के पहले टीम्स के ऑफेंसिव और डिफेंसिव यूनिट्स एक दूसरे के सामने ऐसे झुक के खड़े होते हैं। अभी समझो ये ऑफेंसिव यूनिट है और ये डिफेंसिव यूनिट है। अब ऑफेंसिव यूनिट का काम ये होता है कि वो बॉल को लेके दूसरे तरफ अपने एंड जोन में चले जाए। ऐसा करने पर ऑफेंसिव यूनिट ने टचडाउन किया है ऐसा कहते हैं और वो अपने टीम को पॉइंट्स मिला कर देते हैं। ऐसे टचडाउन करने पर कितने पॉइंट्स मिलते हैं और ये टचडाउन करने की एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ये जान लीजिए कि 11 ऑफेंसिव प्लेयर्स के यूनिट को टचडाउन के लिए जाना है और दूसरे तरफ के 11 डिफेंसिव प्लेयर्स के यूनिट को अपने ऑपोजिंग ऑफेंसिव प्लेयर्स को रोकना है। पहले जानते हैं ऑफेंसिव टीम में क्या क्या पोजीशंस होते हैं और इन पोजीशंस पर प्लेयर्स करते क्या है। सो 11 ऑफेंसिव प्लेयर्स को 5 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है ऑफेंसिव लाइन जिसे ओ लाइन भी कहते हैं। सेकेंड इज रनिंग बैक्स, देन देयर आर वाइड रिसीवर्स, फिर आता है टाइट एंड और पांचवा होता है फुटबॉल का सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी क्वार्टरबैक। सो ऑफेंसिव लाइन यानी ओ लाइन में 5 प्लेयर्स का एक ग्रुप होता है और यही ओ लाइन लाइन ऑफ स्क्रिमेज में डिफेंडर्स के सामने खड़ी होती है। इस ओ लाइन का पहला पोजीशन है सेंटर। एज इट सेज ये ओ लाइन के बीचों बीच सेंटर में होता है और ये सेंटर वाला प्लेयर ही ऑफेंस की शुरुआत करता है। सेंटर ऐसे झुक के बॉल को पीछे खड़े अपने क्वार्टरबैक को पास करता है। सेंटर के ऐसे क्वार्टरबैक को दिए हुए पास को स्नैप कहते हैं, इसे पास नहीं कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि सेंटर स्नैप्ड द बॉल एंड स्टार्टेड द प्ले। फिर सेंटर के साइड के 2 प्लेयर्स को ऑफेंसिव गार्ड्स कहा जाता है। इनका काम होता है अपने क्वार्टरबैक को आगे से आने वाले डिफेंडर्स को बचाना, यानी अपने क्वार्टरबैक को चार्ज करने वाले डिफेंडर से गार्ड करना, इसीलिए इन्हें ऑफेंसिव गार्ड्स कहा जाता है। ऑब्वियसली ऐसा गार्ड करने का काम सेंटर भी करता है। सेंटर के राइट वाला जो होता है वो हुआ राइट गार्ड और लेफ्ट वाले को लेफ्ट गार्ड कहा जाता है। इस ओ लाइन के आखिरी 2 प्लेयर्स होते हैं ऑफेंसिव टैकल्स। ये दोनों भी क्वार्टरबैक की रक्षा करने के लिए तैनात होते हैं। बाहर के साइड से चार्ज करते आने वाले डिफेंडर्स को रोकने की जिम्मेदारी इन ऑफेंसिव टैकल्स की होती है। इसमें भी राइट ऑफेंसिव टैकल और लेफ्ट ऑफेंसिव टैकल होता है। कभी कभी डिफेंडर ओ लाइन में घुस के से क्वार्टरबैक को टैकल कर डालता है। ऐसे टैकल को ही अमेरिकन इंग्लिश में सैक कहते हैं, मतलब डिफेंडर सैक द क्वार्टरबैक। सैक करना मतलब जोर से प्लेयर को टैकल करके गिराना। सो मतलब ये पूरे 5 प्लेयर्स की ओ लाइन को अपने क्वार्टरबैक और बाकी ऑफेंसिव प्लेयर्स को सैक होने से बचाना होता है। ये पूरी ओ लाइन हट्टे कट्टे तगड़े प्लेयर से भरी हुई रहती है। ये अपने क्वार्टरबैक को तो डिफेंडर से बचाते ही है, बट उसी के साथ साथ वो डिफेंडर्स को ब्लॉक करके कहीं साइड में पुश करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके रनिंग बैक्स बॉल लेके डिफेंस के बीच में से भाग सके और अपने एंड जोन के तरफ बढ़ सके। एंड दैट्स आवर नेक्स्ट पोजीशन, रनिंग बैक्स। सो ये रनिंग बैक्स 2 प्लेयर्स होते हैं, फुल बैक एंड हाफ बैक। ये दोनों रनिंग बैक्स के स्किल्स मतलब ये दोनों बॉल को पकड़ के खतरनाक तरीके से डिफेंस के बीच में से आगे बढ़ सकते हैं। ये तगड़े प्लेयर्स तो होते ही है, बट वो एक्सट्रीमली क्विक होते हैं और उनका फुटवर्क भी बहुत बढ़िया होता है। ये लोग अपने फुटवर्क से डिफेंडर्स को चकमा देने में माहिर होते हैं। वो डिफेंडर्स के बीच में से जोर जोर से घुस के अपने टीम के लिए कुछ यार्ड्स हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सीधा डिफेंस में बॉल लेके घुसने को रश कहा जाता है। मतलब डिफेंडर जब ऐसा घुसने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स ही इज रशिंग। रनिंग बैक्स के ऐसे ही बॉल लेके भागने को रशिंग कहा जाता है। बट रनिंग बैक ऐसे अकेला सीधा डिफेंडर्स में तो नहीं घुस सकता, वरना उसे डिफेंडर सैक करके तोड़ देंगे। सो इसीलिए 5 प्लेयर्स की ओ लाइन यहाँ उसकी रक्षा करते हैं। ओ लाइन रनिंग बैक के लिए जगह बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कुछ यार्ड्स छीन सके। ऑफेंसिव यूनिट की 3rd पोजीशन है क्वार्टरबैक्स। ये क्वार्टरबैक्स मतलब टीम की जान।
अमेरिकन फुटबॉल ऐसा रेयर स्पोर्ट है जिसमें एक प्लेयर पोजीशन को कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सॉकर में स्ट्राइकर, मिडफील्डर, डिफेंडर और इवन गोली को इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। क्रिकेट में बैट्समैन और बॉलर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अमेरिकन फुटबॉल में क्वार्टरबैक मतलब लिटरली टीम का भगवान होता है, टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है। सो व्हाई, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर सिंपल है। क्वार्टरबैक के बिना टीम्स टचडाउन करके पॉइंट्स ही स्कोर नहीं कर सकती। क्वार्टरबैक्स ऑफेंस का लीडर होता है। जब सेंटर बॉल स्नैप करके क्वार्टरबैक को देता है तो क्वार्टरबैक को डिसाइड करना होता है कि वो बॉल आगे अपने टीममेट को पास करेगा या फिर वो पीछे रनिंग बैक को बॉल सौंपेगा। किसी भी पोजीशन पर वही अपने पूरे ऑफेंसिव यूनिट को बताता है कि करना क्या है। वो लिटरली ऑन फील्ड कोच होता है, वो ऑफेंस का मास्टरमाइंड होता है। क्वार्टरबैक्स के पास पिन पॉइंट परफेक्ट पासेस देने की काबिलियत होती है और इनके शोल्डर्स मतलब मजबूत होने चाहिए। हर एक प्ले में डिफेंस का हमला क्वार्टरबैक पर होता है और डिफेंस उस पे हमला करने के पहले उसे पिन पॉइंट एक्यूरेट बुलेट पासेस देना आना चाहिए। अगली पोजीशन है वाइड रिसीवर्स। ये भी दो प्लेयर्स होते हैं। ये प्लेयर्स वाइड प्लेयर्स होते हैं और ये बॉल को रिसीव करते हैं। क्वार्टरबैक्स इन वाइड रिसीवर्स को ही पास देता है। ग्रिडायरन पर दो वाइड रिसीवर्स होते हैं, एक राइट से भागता है और एक लेफ्ट से भागता है। जैसे ही बॉल स्नैप होता है वो आगे भागते हैं और बराबर से मूवमेंट करके अपनी जगह बनाते हैं। जैसे ही उनकी जगह बनी, क्वार्टरबैक इन्हें नोटिस करता है और वो उनके तरफ परफेक्ट लॉन्ग पासेस भेजने की कोशिश करता है। वाइड रिसीवर्स उन्हें कैच करके एंड जोन में जाने की कोशिश करते हैं और टचडाउन करने की कोशिश करते हैं। ये वाइड रिसीवर्स एक्सट्रीमली क्विक होते हैं और अपने फुटवर्क से डिफेंडर्स को चकमा दे सकते हैं और जाहिर सी बात है उनकी बॉल कैचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाइड रिसीवर्स कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसे वाइड खड़े नहीं होते, ये कभी कभी थोड़ा अंदर के तरफ भी होते हैं। ऐसे रिसीवर्स को स्लॉट रिसीवर्स कहा जाता है। ये वाइड में नहीं खेल रहे, ये ऑफेंस के एक स्लॉट में खड़े हैं, इसलिए इन्हें स्लॉट रिसीवर्स कहा जाता है। लास्ट ऑफेंसिव यूनिट की पोजीशन है टाइट एंड। ये प्लेयर्स क्वार्टरबैक के बाद ऑफेंस का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है। टाइट एंड के पोजीशन वाले प्लेयर्स रिसीवर्स और ऑफेंसिव लाइन के प्लेयर्स ऐसे दोनों के ड्यूटीज को संभाल सकते हैं। पूरे ऑफेंसिव यूनिट में इनका रोल बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये ऑफेंस पर कहीं भी खड़े होते हैं। ये एक तरह से ऑफेंस का ट्रम्प कार्ड होते हैं, यानी एक हुकुम का इक्का होते हैं। ये कभी बॉल रिसीव करके रश करते हैं तो कभी क्वार्टरबैक को बचाने के लिए वो ओ लाइन पर खड़े हो जाते हैं। कभी राइट साइड में होते हैं तो कभी लेफ्ट साइड में होते हैं। टाइट एंड्स काफी यूनिक प्लेयर्स होते हैं। सो ये हुआ ऑफेंसिव यूनिट। अब बात करते हैं डिफेंसिव यूनिट की। डिफेंसिव यूनिट में तीन तरह के ग्रुप्स होते हैं। पहला है डिफेंसिव लाइनमैन यानी डी लाइन, सेकंड इज लाइन बैकर्स एंड थर्ड इज डिफेंसिव बैक्स। सो डिफेंसिव लाइन यानी डी लाइन में टोटल 4 प्लेयर्स होते हैं। इन 4 प्लेयर्स के बीच के 2 प्लेयर्स को डिफेंसिव टैकल कहा जाता है और उनके बाहर 2 डिफेंसिव एंड्स होते हैं, लेफ्ट डिफेंसिव एंड और राइट डिफेंसिव एंड। ये चारों बॉल स्नैप होते ही ओ लाइन पर टूट पड़ते हैं। इनका काम होता है ऑफेंसिव लाइन के अटैक को संभाल के बराबर से रश करने वाले रनिंग बैक प्लेयर को सैक किया जाए या फिर कभी ओ लाइन में घुस के से क्वार्टरबैक के तरफ जाके उसे सैक किया जाए। ये भी तगड़े तगड़े मॉन्स्ट्रस प्लेयर्स होते हैं। फिर आते हैं लाइन बैकर्स। ये 3 प्लेयर्स होते हैं, 2 आउटसाइड लाइन बैकर्स यानी लेफ्ट साइड लाइन बैकर एंड राइट साइड लाइन बैकर और एक होता है मिडल लाइन बैकर। मिडल लाइन बैकर मतलब मानो डिफेंस का क्वार्टरबैक होता है, वो डिफेंस का लीडर होता है। वही ऑपोजिंग क्वार्टरबैक क्या करेगा ये सोच के डिफेंसिव प्लेज बनाता है। अगर कोई ऑफेंस में से रश करने वाला प्लेयर डिफेंसिव लाइन के थोड़ा आगे आया तो ये तीनों लाइन बैकर्स का काम होता है कि रश करने वाले प्लेयर को टैकल किया जाए। लाइन बैकर्स को ही स्लॉट रिसीवर्स और टाइट एंड्स पर भी ध्यान रखना होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 4 प्लेयर्स डिफेंसिव लाइन में होते हैं और 3 लाइन बैकर्स होते हैं, बट कभी कभी ये कॉम्बिनेशन भी चेंज होता है। कभी कभी ऐसे 4-3 के अलावा 3-4 कॉम्बिनेशन भी खेला जाता है, यानी 3 डिफेंडर्स इन डी लाइन और पीछे 4 लाइन बैकर्स। सो इट डिपेंड्स अपॉन डिफेंसिव स्ट्रेटेजी कि उन्हें कैसा डिफेंस करना है। ये लाइन बैकर्स भी थोड़े हट्टे कट्टे होते हैं, बट ये प्लेयर्स क्विक होते हैं ताकि रनिंग बैक्स और टाइट एंड्स को भी वो रोक सके। डिफेंसिव यूनिट में आखिरी 4 प्लेयर्स यानी डिफेंसिव बैक्स 2-2 किस्म के होते हैं।
पहले दो होते हैं कॉर्नर बैक्स और दो होते हैं सेफ्टीज। दोनों क्वार्टरबैक्स एज द नेम सेज कॉर्नर में खड़े होते हैं और इनका काम होता है वाइड रिसीवर्स को डिफेंड करना। क्वार्टरबैक जोर से लंबा पास वाइड रिसीवर को देता है, बट कॉर्नरबैक्स का काम होता है कि वो इन वाइड रिसीवर्स को संभाले, उनको मार्क करके रखे और अगर हो सके तो क्वार्टरबैक के पास को बीच में ही इंटरसेप्ट करे। अगर कॉर्नरबैक या कोई भी डिफेंडर इंटरसेप्शन करता है तो उसी वक्त उस डिफेंसिव टीम को पोजीशन मिलती है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग सेफ्टी एंड फ्री सेफ्टी। स्ट्रॉन्ग सेफ्टी जनरली लाइनबैकर्स के कुछ यार्ड्स पीछे घूमता रहता है। जिस तरफ से ऑफेंसिव प्लेयर रश करके आ रहा है या फिर जिस तरफ से बॉल को पास किया जा रहा है वो वहां पर क्विकली जाता है एज अ सेफ्टी बिहाइंड डिफेंडर्स। मतलब समझ लो कोई रनिंग बैक रश करके डिफेंसिव लाइन और लाइन बैकर्स को तंग कर रहा है तो वो उन्हें सपोर्ट के लिए जाता है एज अ सेफ्टी। और फिर आता है फ्री सेफ्टी। फ्री सेफ्टी तो पूरे डिफेंस के सबसे पीछे होता है, वो डिफेंस का लास्ट मैन स्टैंडिंग होता है। मान लो कोई ऑफेंसिव प्लेयर सभी डिफेंस को चकमा देके आगे निकल गया, सो ऐसे वक्त फ्री सेफ्टी का काम होता है कि रश करने वाला प्लेयर सीधा एंड जोन में ना पहुंच जाए। ये फ्री सेफ्टी ऑफेंसिव प्लेयर को कहीं ना कहीं टैकल करे ताकि ऑपोजिशन को पॉइंट ना मिले। सो गाइज ये हुए डिफेंसिव यूनिट्स और ऑफेंसिव यूनिट्स। आई होप आपको थोड़ी बहुत आइडिया आई कि एक्चुअली ये प्लेयर्स करते क्या है। बट अब तक मैंने जो बताया वो तो बेसिक फॉर्मेशंस हुए, बट ऐसा नहीं होता कि टीम्स बस इन्हीं फॉर्मेशंस को यूज करती है। सो मतलब कोई टीम दो सेफ्टी के अलावा एक ही सेफ्टी को यूज करते हैं और एक एक्स्ट्रा लाइन बैकर बीच में खिलाते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा प्लेयर डी लाइन में घुसा देते हैं। वैसे ही ऑफेंसिव यूनिट में कोई टीम डिसाइड करती है कि वो दो रनिंग बैक के अलावा एक ही रनिंग बैक खिलाएंगे और इंस्टेड वो एक एक्स्ट्रा स्लॉट रिसीवर डाल देंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ऑफेंस में वाइड रिसीवर्स, क्वार्टरबैक, सेंटर जैसे प्लेयर्स और डिफेंस में कॉर्नर बैक जैसे प्लेयर्स होते ही होते हैं। ऑब्वियसली उनको निकाला नहीं जाता, बट बाकी के पोजीशंस काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और टीम्स जैसा उन्हें सूट कर रहा है उस तरह का फॉर्मेशन खिलाते हैं। सो ये तो हुए ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव यूनिट्स। ऐसे ही स्पेशल टीम्स भी होती है। इन स्पेशल टीम्स को मैं अपने एग्जांपल के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। सो एनएफएल के फुटबॉल के गेम को आपको पूरी तरह से समझाने के लिए मैंने एग्जांपल के तौर पर 2021 में हुए सुपर बॉल 55 का एग्जांपल लिया है। ये सुपर बॉल क्या होता है, यहाँ पे टीम पहुंचती कैसी है और एनएफएल में एक्चुअली होता क्या है, ये सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैं आपको इस टैंपा बे बकीनियर्स वर्सेस कैंसास सिटी चीफ्स के बीच हुए सुपर बॉल 55 के कुछ प्लेस को एक्सप्लेन करता हूँ। सो गेम शुरू होने के पहले तो टॉस होता है और फिर टॉस विनिंग कैप्टन डिसाइड करता है कि वो किक ऑफ से गेम शुरू करेगा और पहला डिफेंसिव पोजीशन लेगा या फिर किक ऑफ रिटर्न करके पहला ऑफेंसिव प्ले करेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किक ऑफ यानी जोर से लंबा किक मार के गेम की शुरुआत करना होता है। ऐसा किक ऑफ करते समय ग्राउंड पर स्पेशल टीम्स होती है। इन स्पेशल टीम्स में भी ऑफेंस और डिफेंस वाले यूनिट्स के मेंबर्स होते ही है, बट इनमें ऐसा लंबा किक मारने वाले प्लेयर्स भी होते हैं और किक मारे हुए बॉल को दूर कैच करने वाले प्लेयर्स भी शामिल होते हैं, इसीलिए इन्हें स्पेशल टीम्स कहते हैं। ये स्पेशल टीम्स कुछ अलग अलग प्लेयर्स के स्किल्स की कॉम्बिनेशंस वाली टीम होती है। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, अब से मैं इन दोनों टीम्स के नाम टैंपा बे बकीनियर्स और कैंसास सिटी चीफ्स ऐसे नहीं कहूंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन टीम्स को मैं अब से व्हाइट टीम और रेड टीम कहूंगा। सो बैक टू आवर गेम। रेड टीम ने टॉस जीत के किक ऑफ करके डिफेंड करने का फैसला किया। सो उनके प्लेयर ने किक ऑफ किया। फिर व्हाइट टीम के एक प्लेयर ने बॉल कैच किया और वो सीधा दूसरे तरफ भागने लगता है। इस प्लेयर को किक रिटर्नर कहते हैं और जिसने किक मारी उसे ऑब्वियसली किकर कहते हैं। सो ये किकर प्लेयर और किक रिटर्नर स्पेशल टीम का मेंबर होते हैं। बॉल कैच करने के बाद ये किक रिटर्नर सीधा अपने एंड जोन की तरफ भागने लगता है क्योंकि उसकी उम्मीद तो यही होती है कि वो सीधा बॉल लेके अपने एंड जोन में चला जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे किक ऑफ रिटर्न करने वाले प्लेयर को टीम्स कहीं ना कहीं रोक डालते हैं, बट कभी कभी ऐसे किक ऑफ रिटर्न में ही टचडाउन हो जाता है। इस एग्जांपल को देखिए। डार्क ग्रीन जर्सी पहनी टीम किक ऑफ करती है और ये व्हाइट जर्सी पहने टीम का किक ऑफ रिटर्नर बॉल लेके आगे दौड़ने लगता है। एक ग्रीन प्लेयर उसे सैक करने जाता है तो व्हाइट टीम का प्लेयर उसे टैकल करके गिरा देता है।
वैसे ही यहाँ और एक व्हाइट जर्सी प्लेयर ग्रीन जर्सी वाले टैकल करने वाले प्लेयर से किक ऑफ रिटर्नर को बचाता है और अपना किक ऑफ रिटर्नर क्विकली सब डिफेंस के आगे निकल जाता है। डार्क ग्रीन की जर्सी पहने डिफेंडर्स को यानी इन कुछ आखिरी सेफ्टीज को भी व्हाइट जर्सी पहने ऑफेंसिव लाइन के प्लेयर्स बराबर से रोकते हैं और उनका किक ऑफ रिटर्नर सीधा उनके एंड जोन में जाके टचडाउन कर डालता है। इसे कहते हैं किक ऑफ रिटर्न टचडाउन। किक ऑफ होते ही उसने टचडाउन कर डाला। ये तो एक एग्जांपल हुआ, बट जैसे मैंने पहले कहा, अपने एग्जांपल के व्हाइट टीम के किक रिटर्नर को रेड टीम ने बीच में ही सैक कर डाला और जहां इस किक ऑफ रिटर्नर प्लेयर को सैक किया जाता है वहां से मैच का पहला ऑफेंसिव ड्राइव शुरू होता है। सो अभी इस किक ऑफ रिटर्न करने वाले प्लेयर पर सैक पड़ा था और अब देख ही सकते हो कुछ प्लेयर्स अंदर आते हैं और कुछ प्लेयर्स बाहर जाते हैं क्योंकि अभी व्हाइट टीम अपनी एंड जोन के तरफ ऑफेंसिव ड्राइव शुरू करेंगे। इसीलिए व्हाइट टीम का स्टार्टिंग 11 का ऑफेंसिव यूनिट ग्रिड आयरन पर आता है और दूसरी तरफ रेड टीम का डिफेंसिव यूनिट ग्रिड आयरन पर आता है। बट इस ड्राइव के पहले आप देख ही सकते होंगे कि फुटबॉल प्लेयर पूरे हेलमेट और शोल्डर पैड्स पहन के खेलते हैं। फुटबॉल एक फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है और उसमें प्लेयर्स एक दूसरे को जोर जोर से टैकल करते हैं और ये टैकल्स बहुत खतरनाक होते हैं। जनरली ये प्लेयर कुछ 5'10", 5'11" से लेके 6'7", 6'8" तक के होते हैं और इनका वेट कुछ 120 किलो से अच्छा खासा 170 किलो तक का होता है और ऐसे ह्यूज हट्टे कट्टे प्लेयर्स एक दूसरे से जब टकराएंगे तो किसी की भी हड्डी टूट सकती है और उसी में टैकल्स करते हुए जोर से सर टकराने का भी खतरा होता है जो जानलेवा हो सकता है। इसीलिए फुटबॉल में एक प्लेयर हेलमेट पहनता है, ऐसे शोल्डर पैड्स पहनता है ताकि कोई टैकल से किसी का कंधा ना खिसक जाए और इवन पैरों पर भी पैड्स लगाए होते हैं। नाउ बैक टू आवर गेम। अभी आप नीचे स्कोर कार्ड देखिए, स्कोर इज 0 ऑल और दोनों टीम्स के नीचे 3 लाइंस है। वो 3 लाइंस मतलब टीम्स के टाइम आउट्स होते हैं। एनएफएल गेम में हर टीम के पास पहले हाफ में 3 और दूसरे हाफ में 3 टाइम आउट्स होते हैं। फिर आगे स्कोरबोर्ड पर फर्स्ट लिखा है जो बताता है कि ये फर्स्ट क्वार्टर है। फिर गेम टाइम दिखाया है, उसके बाद छोटा 25 सेकंड्स लिखा है। ये होता है फुटबॉल का 25 सेकंड प्ले क्लॉक। वो 0 होने के पहले ऑफेंसिव टीम को गेम शुरू करना होता है और एक 40 सेकंड का क्लॉक भी होता है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर आखिर में स्कोर कार्ड पर दिखाया गया है 1st and 10 और ये फुटबॉल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये 1st and 10 मतलब व्हाइट टीम का इस ऑफेंसिव ड्राइव का ये पहला मौका है 10 यार्ड्स हासिल करने का। किसी भी ऑफेंसिव यूनिट को उनके एंड जोन तक पहुंचने के लिए 10-10 यार्ड्स हासिल करते हुए आगे बढ़ना होता है। अब ये 10 यार्ड्स हासिल करने के लिए टीम को टोटल 4 मौके दिए जाते हैं जिसे इंग्लिश में डाउन्स कहते हैं। सो दिस इज अ फर्स्ट डाउन एंड 10 यार्ड्स टू गेन, यानी पहला मौका है 10 यार्ड गेन करने का। फिर स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि एक ब्लू लाइन है और एक ऑरेंज लाइन है। इसी ब्लू लाइन को लाइन ऑफ स्क्रीमेज कहा जाता है और इसी लाइन ऑफ स्क्रीमेज के दोनों तरफ ऑफेंसिव और डिफेंसिव यूनिट एक दूसरे के सामने फेस ऑफ किए खड़े रहते हैं। देखो यहाँ पर ऑफेंसिव और डिफेंसिव यूनिट्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं और बीच में है लाइन ऑफ स्क्रीमेज और फिर आगे है एक ऑरेंज लाइन जो होती है 10 यार्ड लाइन। अभी इस ऑफेंसिव यूनिट को 4 डाउन्स मिलते हैं, यानी 4 चांसेस मिलते हैं इस ऑरेंज लाइन के आगे जाने के लिए। ये ऑरेंज लाइन ग्राउंड पर किसी को नहीं दिखती, वो सिर्फ हम टीवी व्यूअर्स को दिखती है। सो प्लेयर्स और स्टेडियम में मौजूद फैंस को कैसे पता चलेगा कि 10 यार्ड्स एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स उनके आगे होते हैं। सो इसीलिए अगर आप गौर से देखोगे तो इस ऑरेंज लाइन के दोनों साइड में 2 रेफरीज ऐसे बड़े बड़े मार्कर्स लेके खड़े हैं ताकि ऑफेंसिव टीम को 10 यार्ड कहाँ है उसका अंदाजा आए। ये 10 यार्ड्स का गेन ऑफेंसिव टीम्स 2 तरीके से कर सकती है। पहला है बॉल को रश करना, मतलब बॉल को लेके सीधा डिफेंडर्स के बीच में से रास्ता बनाकर घुस जाना, और दूसरा जरिया ये है फॉरवर्ड पास करे, यानी फॉरवर्ड पास करके 10 यार्ड्स को हासिल करे। अब यहाँ मैं आपको फुटबॉल का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स बताता हूँ। फुटबॉल के एक ऑफेंसिव प्ले में सिर्फ एक बार फॉरवर्ड पास दिया जा सकता है। कोई भी ऑफेंसिव यूनिट 2-3 बार फॉरवर्ड पासेस यानी आगे दिए जाने वाले पासेस नहीं कर सकता। बट फुटबॉल में लैटरल पासेस यानी ऐसे साइडवेज पैरेलल दिए जाने वाले पासेस कितने भी दिए जा सकते हैं और पीछे की तरफ भी कितने भी पासेस दिए जा सकते हैं।
इस वीडियो में देखिए क्वार्टरबैक वाइड रिसीवर को बॉल पास करता है और रिसीवर बॉल कैच करते ही पीछे से आने वाले प्लेयर को पास कर डालता है और वो आगे भाग के टचडाउन करता है। सो ऐसे पीछे या फिर पैरेलल कितने भी साइड पासेस अलाउड होते हैं, बट फॉरवर्ड पास एक ही अलाउड होता है। आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं कि ये टीम कितने सारे लैटरल पासेस और बैक पासेस यहाँ वहां कर रही है। सो एक ऑफेंसिव प्ले में ऐसा चलता है और यही चीज अमेरिकन फुटबॉल और रग्बी स्पोर्ट का बड़ा डिफरेंस है। रग्बी में ऐसे साइड साइड में पासेस देके आगे बढ़ना होता है क्योंकि उसमें फॉरवर्ड पास बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, उसमें सिर्फ लैटरल पासेस अलाउड होते हैं। बट अमेरिकन फुटबॉल में एक फॉरवर्ड पास अलाउड होता है। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये फॉरवर्ड पास सिर्फ क्वार्टरबैक ही दे सकता है, कोई भी प्लेयर फॉरवर्ड पास दे सकता है। बट ऑब्वियसली क्वार्टरबैक ज्यादा पासेस देता है क्योंकि वो पास स्पेशलिस्ट प्लेयर होता है। ऐसे टीम्स ऐसे क्वार्टरबैक के अलावा किसी से पास देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं और ऐसे प्लेयर्स को ट्रिक प्ले कहा जाता है। चलो आपको कुछ ट्रिक प्लेस के एग्जांपल देता हूँ। सो यहाँ पर देखिए बॉल स्नैप होके क्वार्टरबैक के पास आता है, बट यहाँ पर क्वार्टरबैक लैटरल पास अपने वाइड रिसीवर को देता है और ये वाइड रिसीवर आगे फॉरवर्ड पास करता है और इस टीम का दूसरा रिसीवर कैच करता है और टीम का इनक्रेडिबल टचडाउन हो जाता है। सो दैट्स अ ट्रिक प्ले। अभी इस ट्रिक प्ले में देखिए बॉल स्नैप होने के बाद अचानक से वाइड रिसीवर क्वार्टरबैक की तरफ भागता है और क्वार्टरबैक उसे बैक पास देकर लेफ्ट साइड से सीधा आगे भागने लगता है। यानी क्वार्टरबैक ही आगे वाइड रिसीवर बनता है और टीम का एक्चुअल वाइड रिसीवर क्वार्टरबैक बन के उसे पास देता है। ये दोनों मिलके एक जबरदस्त ट्रिक प्ले वाला टचडाउन करते हैं। नाउ बैक टू अवर गेम। अगर आपको याद हो तो रेड टीम के किक ऑफ के बाद व्हाइट टीम के किक रिटर्नर को यही कुछ 20 यार्ड लाइन के आसपास टैकल किया गया था और इसीलिए व्हाइट टीम का ऑफेंसिव ड्राइव वही कहीं से शुरू होने वाला है। बट व्हाइट टीम एग्जैक्टली कहां से ऑफेंसिव ड्राइव शुरू कर रही है, ये ग्राउंड में बैठे ऑडियंस और टीवी ऑडियंस को कैसे समझेगा? इसीलिए ये बड़े बड़े नंबर्स ग्राउंड पर लिखे होते हैं। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि व्हाइट टीम उनके 23 यार्ड वाले लाइन से ऑफेंसिव ड्राइव को शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर ये 20 यार्ड की लाइन है, ये 21 यार्ड का हैश मार्क है, ये 22 यार्ड वाला हैश मार्क है और यहाँ 23 यार्ड वाले हैश मार्क पर स्क्रिमेज लाइन है जहां से गेम शुरू होगा। सो आई होप आपको समझा कि ऐसे ग्राउंड पर मार्किंग्स क्यों होती है, ताकि अपने को जल्दी समझ में आए कि गेम कौन से यार्ड लाइन से शुरू हो रहा है। सो गेम शुरू होते ही ऑफेंस पर व्हाइट टीम का क्वार्टरबैक अपने टीम की क्विक मीटिंग लेता है और सबको बताता है कि करना क्या है। फिर नीचे देखिए अभी प्ले क्लॉक शुरू हो गया है। क्विकली 23 यार्ड के स्क्रीमेज लाइन पर रेड टीम का डिफेंसिव यूनिट और व्हाइट टीम का ऑफेंसिव यूनिट अपने अपने पोजीशंस ले लेता है। ऑल सेट फॉर द फर्स्ट प्ले ऑफ द गेम। फर्स्ट डाउन वाले प्ले में ओ लाइन का सेंटर स्नैप करके क्वार्टरबैक को बॉल देता है, पीछे क्वार्टरबैक रनिंग बैक को बॉल सौंपने की एक्टिंग करता है बट क्विकली अपने रिसीवर को बॉल पास कर डालता है। बट जैसे ही रिसीवर को पास मिला, रेड टीम के डिफेंसिव लाइनबैकर ने उसे बराबर से नोटिस किया और टैकल कर डाला। जैसे ही उसे टैकल पड़ा, आप नीचे स्कोरबोर्ड को देखिए, वहां पे आया सेकंड डाउन। मतलब अभी 10 यार्ड्स हासिल करने का व्हाइट ऑफेंसिव टीम का दूसरा मौका है और साइड में इस बार 40 लिखा है जो होता है 40 सेकंड प्ले क्लॉक। मैंने पहले 25 सेकंड वाला प्ले क्लॉक कहा था। सो एक्चुअली जब रेफरी स्टॉपेज होता है या किसी किक रिटर्नर को गिराया जाता है या जस्ट गेम को शुरू किया जा रहा है, ऐसे पहले वाले प्ले में 25 सेकंड प्ले क्लॉक होता है। बट ऐसे टैकल्स के बाद डाउन्स के बीच में 40 सेकंड प्ले क्लॉक होता है जो झट से शुरू हो जाता है। और एक नोटिस करने वाली बात है, इस बार नीचे 2nd and 8 लिखा है क्योंकि इस सेकंड डाउन पर अब ऑफेंसिव टीम को बस 8 यार्ड्स तक ही जाना है। क्योंकि आपने फर्स्ट डाउन प्ले में नोटिस किया होगा कि रिसीवर ब्लू स्क्रीमेज लाइन के आगे थोड़ा सा बड़ा था। जब डिफेंडर ने टैकल किया वो कुछ 2 यार्ड्स आगे बढ़ा था, इसीलिए यहाँ पर 2nd and 8 लिखा है क्योंकि 2 यार्ड्स तो पहले ही गेन हुए हैं, अभी सिर्फ 8 यार्ड्स बाकी है। फिर सेकंड डाउन पर व्हाइट टीम क्वार्टरबैक पास नहीं देता, वो रनिंग बैक के जरिए रश करने का अटेम्प्ट करता है। एक तगड़ा रनिंग बैक रशर
डिफेंस के बीच से घुसने की कोशिश करता है और वो कुछ ही यार्ड्स गेन करता है, बट उस पर भी टैकल पड़ता है। सो अब इस ऑफेंसिव ड्राइव प्ले का थर्ड डाउन होगा और अभी भी व्हाइट टीम ने उनके 10 यार्ड्स को हासिल नहीं किया है। इस थर्ड डाउन पे उन्हें 6 यार्ड्स को हासिल करना है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 3rd and 6। इस बार ऑफेंस ने पास अटेम्प्ट किया और कैचर बॉल को पकड़ ही नहीं पाया, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट पास। सो अब नीचे 4th and 6 आया, यानी आखिरी चांस टू गेन 10 यार्ड्स। 4th डाउन में जाने से पहले इस थर्ड डाउन को वापस देखिए। सेंटर ने बॉल स्नैप करके क्वार्टरबैक को दिया और यहाँ पर रेड टीम के डिफेंडर्स को देखो, वो सीधा क्वार्टरबैक को सैक करने के लिए उसके तरफ भाग रहे हैं। बट व्हाइट टीम की ऑफेंसिव लाइन भी तगड़ी है और उन्होंने अपने क्वार्टरबैक को वाइड रिसीवर के तरफ पास देने के लिए थोड़ा वक्त दिया, बट क्वार्टरबैक का पास थोड़ा सा मिस होता है, जिसके वजह से ये अभी 4th डाउन है, मतलब आखिरी मौका टू गेन 10 यार्ड्स। बट 4th डाउन पर जनरली टीम्स पास या रश अटेम्प्ट नहीं करती और इसका एक बड़ा रीजन है। मानो अपनी टीम यहाँ पर 4th डाउन पर 10 यार्ड के आगे जाने के लिए रश या पास का अटेम्प्ट करते हैं, बट इस 4th डाउन पर भी व्हाइट टीम 10 यार्ड वाली ऑरेंज लाइन क्रॉस नहीं करते। अगर ऐसा होता है तो फिर रेड टीम उनकी ऑफेंसिव ड्राइव उसी जगह से शुरू कर सकते हैं, मतलब अभी जहां पर स्क्रिमेज लाइन है वहीं से रेड टीम उनका ऑफेंस शुरू करेंगे। अब ये जाहिर सी बात है कि ये चीज व्हाइट टीम के लिए डेंजरस साबित हो सकती है, क्योंकि अगर व्हाइट टीम छोटी गलती से भी क्रॉस नहीं करते तो रेड टीम का ऑफेंस उसी पोजीशन पर शुरू होगा और रेड टीम का एंड जोन तो कुछ 20-25 यार्ड्स की दूरी पर ही है, जहां वो आसानी से पहुंचकर पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। ये देखिए, वो रहा उनका नजदीक में ही एंड जोन। तो आप समझ रहे हो ये कितनी डेंजरस सिचुएशन व्हाइट टीम के लिए है। सो ऐसे 4th डाउन वाले सिचुएशन में ऑफेंसिव टीम पास या रश अटेम्प्ट नहीं करती, क्योंकि वो काफी रिस्की मूव होता है। तो वो करते क्या है? सो एक्चुअली टीम्स रिस्क नहीं लेते और 4th डाउन वाले सिचुएशन में वो बॉल को दूर किक करते हैं ताकि दूसरे टीम का ऑफेंसिव ड्राइव दूर से शुरू हो। बट मानो अगर 4th डाउन पर ऑरेंज लाइन तक पहुंचने के लिए 1 या 2 यार्ड्स को ही कवर करना है तो टीम बॉल को दूर किक नहीं करती। समझो अगर कोई ऑफेंसिव टीम अपने एंड जोन से कुछ 20 यार्ड के दूरी पर है तो मोस्टली वो टीम 4th डाउन पर भी पास या रश का अटेम्प्ट करती है, क्योंकि देयर इज नथिंग टू लूज एज सच। सो अपने एग्जांपल में देखिए, जैसे ही 4th डाउन आता है ऑफेंस और डिफेंस के कुछ प्लेयर्स बाहर जा रहे हैं और कुछ अब अंदर आ रहे हैं, यानी अभी ग्राउंड्स पर वापस स्पेशल टीम्स आ रही है। अब दोनों टीम्स की स्पेशल टीम्स ग्रिड आयरन पर है। व्हाइट टीम को तो बॉल को दूर किक करना है, सो उन्हें एक किकर की जरूरत है, इसलिए उनके स्पेशल टीम में एक किकर होता है। इस किकर को ही पंटर कहा जाता है और ये जो लंबा किक मारेगा उसे अमेरिकन इंग्लिश में पंट कहते हैं। ये अपना व्हाइट टीम वाला पंटर जोर से जितना हो सके उतना पंट करता है ताकि रेड टीम को उनका ऑफेंस दूर से शुरू करना पड़े। बट जैसे ही बॉल स्नैप होता है आपने नोटिस किया होगा कि रेड टीम के डिफेंडर्स पंट को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए ताकि बॉल ब्लॉक हो जाए और उनका ऑफेंस फिर वहीं से शुरू हो जाए। ये देखिए, पीछे रेड टीम का दूर एक प्लेयर भी खड़ा होता है। ये बंदा है इस रेड टीम का रिटर्न स्पेशलिस्ट, मतलब जो पंट किए हुए बॉल्स को कैच करके अपने दूसरे तरफ के एंड जोन पर भागे, मतलब वो बॉल को रिटर्न करे। दैट इज रिटर्न स्पेशलिस्ट प्लेयर। बट अपने गेम में ये रिटर्न स्पेशलिस्ट बॉल कैच नहीं करता, वो बॉल को नीचे गिरने देता है। बॉल जैसे ही ऐसे नीचे गिरा दैट मींस इट्स अ डेड बॉल। यहाँ पर बॉल कुछ 33 यार्ड पर गिरा है, मतलब अब रेड टीम को 67 यार्ड्स करके अपने एंड जोन तक पहुंचना है। अब रेड टीम का होगा 1st and 10। देखो आया नीचे। सो अभी रेड टीम का ऑफेंस होने वाला है और व्हाइट टीम का डिफेंस होने वाला है। तो उसके लिए क्या होगा? रेड टीम के 11 प्लेयर्स का ऑफेंसिव यूनिट मैदान में आता है और व्हाइट टीम के 11 प्लेयर्स का डिफेंसिव यूनिट मैदान में आता है और दोनों के स्पेशल टीम्स बाहर जाती है, क्योंकि अब पंटर और रिटर्न स्पेशलिस्ट का क्या काम? अब तो रेड टीम की ऑफेंसिव ड्राइव शुरू होने वाली है। अब देखते हैं रेड टीम का ऑफेंस कैसा रहा। यहाँ पर रेड टीम का क्वार्टरबैक भी टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि करना क्या है। सो वापस स्कोरबोर्ड देखिए, प्ले क्लॉक शुरू हुआ। 1st and 10, 33 यार्ड पर ब्लू लाइन है जिसे कहते हैं लाइन ऑफ स्क्रिमेज। इस बार रेड टीम को 4 चांसेस यानी 4 डाउन्स मिलेंगे इस ऑरेंज लाइन के आगे पहुंचने को। फिर प्लेयर फॉर्मेशन देखो, ये है रेड टीम का ऑफेंसिव लाइन।
यहाँ पर सेंटर ने बॉल स्नैप करने के लिए ऐसे झुक के पोजीशन ले ली है। ग्रिडायरन के दोनों कोने में वाइड रिसीवर्स भी खड़े हैं। फिर टीम के ऑफेंसिव यूनिट में इस बार एक ही रनिंग बैक है और उन्होंने अपने दूसरे रनिंग बैक के बदले में यहाँ पर एक स्लॉट रिसीवर डाल के रखा है। फिर क्वार्टरबैक और ओ लाइन के बीच उनका टाइट एंड मस्त फ्री रोल में घूम रहा है और यहाँ व्हाइट टीम के डिफेंसिव यूनिट में 4 तगड़े प्लेयर्स की डिफेंसिव लाइन है। फिर यहाँ बीच में डिफेंसिव लाइन बैकर्स की त्रिमूर्ति खड़ी है। फिर ये दोनों कॉर्नर बैक्स अपने ऑपोजिंग वाइड रिसीवर्स को मार्क किए हैं और पीछे एक ही सेफ्टी है क्योंकि व्हाइट टीम ने उनका दूसरा डिफेंसिव सेफ्टी इस रेड टीम के स्लॉट रिसीवर को मार्क करके खड़ा किया है। रेड टीम के क्यूबी ने फर्स्ट एंड डाउन पर पास दिया बट वाइड रिसीवर को कोई मौका ही नहीं मिला कि वो कुछ आगे भाग पाए। उस पे वही के वही टैकल पड़ गया बट टैकल के पहले रिसीवर ने 3 यार्ड को हासिल कर लिया था, इसीलिए नीचे आया है 2nd and 7। फिर सेकंड डाउन के लिए स्नैप होता है और इस सेकंड डाउन पर रेड टीम के साथ बहुत ही बुरा हुआ, उनका क्वार्टरबैक सैक हो गया। सो इस प्ले में जैसे ही बॉल स्नैप हुआ रेड टीम का ये रनिंग बैक और उनका ये टाइट एंड, इन दोनों की पोजीशंस बराबर नहीं थी। ये दोनों इस चार्ज करने वाले डिफेंसिव टैकल को रोक ही नहीं पाए और डिफेंसिव टैकल सीधा अंदर घुस के रेड टीम के क्वार्टरबैक को सैक कर डालता है। इस सेकंड डाउन पर आपने नोटिस किया होगा कि क्वार्टरबैक ने गिरने के पहले बॉल को इनकम्प्लीट पास करते हुए नीचे जमीन पर फेंका क्योंकि अगर क्वार्टरबैक पास अटेम्प्ट नहीं करता तो क्वार्टरबैक जहां पर सैक हुआ गया है उसी पोजीशन पर से गेम शुरू होता है और वो ऑब्वियसली रेड टीम के लिए अच्छी चीज नहीं है। इसीलिए क्वार्टरबैक ने टोटली नीचे गिरने के पहले एक पास अटेम्प्ट किया था, इसीलिए थर्ड डाउन और वापस 7 यार्ड्स गेन करने का मौका रेड टीम को मिला। अगर क्वार्टरबैक पास नहीं दे पाता और वो वहीं पे पीछे सैक होता है तो रेड टीम का ऑफेंस वहां पीछे से ही शुरू होगा, उसे कहते हैं लॉस ऑफ यार्ड्स। बट वैसा हुआ नहीं। इस क्वार्टरबैक ने चालाकी से बॉल पास करने की एक्टिंग की और एक इनकम्प्लीट पास तो कर डाला है, यानी कि वापस 3rd and 7 है। इस प्ले पर तो रेड टीम के क्वार्टरबैक ने पास देने की एक्टिंग करके खुद ही रश कर डाला और आराम से 10 यार्ड को क्रॉस करके वो आउट ऑफ बाउंड्स बाहर चला गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि क्वार्टरबैक सिर्फ पास ही देता है, कुछ क्वार्टरबैक्स अपने जबरदस्त पासिंग के लिए तो जाने जाते ही है बट कुछ क्वार्टरबैक्स की पासिंग ठीक ठाक होती है बट वो खुद डिफेंस को चकमा देके ऐसे रश करने में भी एक्सपर्ट्स होते हैं। पिछले डाउन पर तो रेड टीम के ओ लाइन ने गलती की थी बट इस बार रेड टीम के ओ लाइन ने अपने क्वार्टरबैक को बराबर से संभाला और उसके लिए जगह बनाई ताकि वो 10 यार्ड्स के ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर सके। सो दैट मींस रेड टीम ने 10 यार्ड्स को हासिल किया है। सो पहले वाले प्ले की स्क्रिमेज लाइन 33 यार्ड लाइन पर थी, अब लाइन ऑफ स्क्रिमेज 10 यार्ड्स आगे यानी 43 यार्ड लाइन पर है। सो अब रेड टीम वापस उनके 10 यार्ड्स हासिल करने के लिए ट्राई करेंगे। सो दैट मींस अनदर 1st and 10। सो ऐसे ही आगे गेम शुरू रहा और आगे एक प्ले में रेड टीम के क्वार्टरबैक ने 2nd and 8 रहते लंबा पास ट्राई किया। मुझे यकीन है कि आपके मन में एक सवाल रहेगा कि ऐसे लंबे पासेस ही क्वार्टरबैक्स क्यों नहीं देते और ऐसे पासेस देके ही ऑफेंस क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे पासेस से ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। सो इसका पहला आंसर तो ये है कि ऐसे पासेस कंप्लीट होने का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। सो फालतू में टीम्स अपना डाउन गवा नहीं बैठना चाहती। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे पास को अगर किसी भी डिफेंडर ने बीच में ही कैच कर लिया तो उसे इंटरसेप्शन कहते हैं। फिर चाहे कोई भी डाउन हो, फर्स्ट या सेकंड फर्क नहीं पड़ता, इंटरसेप्शन होते ही ऑफेंसिव टीम अपना पोजीशन गवा बैठती है। और तो और डिफेंडर इंटरसेप्शन करते ही उसी समय अपने एंड जोन की तरफ बॉल लेके रश कर सकता है। सो इसीलिए ऐसे लंबे पासेस हमें कम देखने मिलते हैं बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि बहुत ही कम देखने मिलते हैं, कुछ गेम में 50% एवरेज रहता है। कुछ तगड़े क्वार्टरबैक्स तो ऐसे लंबे पास देने में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। सो अभी अपने गेम में दोनों टीम्स ऐसे ही आगे पीछे खेले जा रहे थे बट कोई भी टीम अपने एंड जोन तक बॉल लेके पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पहले क्वार्टर में कुछ 6 मिनट्स बाकी रहते, यहाँ पर रेड टीम वापस ड्राइव कर रही है और उनका अभी 2nd and 4 चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर ये ऑफेंसिव प्ले शुरू होता है, क्वार्टरबैक एक जबरदस्त डायरेक्ट टचडाउन पास ट्राई करता है बट वो इनकम्प्लीट हो जाता है क्योंकि व्हाइट टीम का कॉर्नरबैक उसे बराबर से डिफ्लेक्ट करता है। बट ये वाला ऑफेंसिव प्ले होते समय रेफरी ग्राउंड पर एक येलो फ्लैग फेंकता है। सो उसका मतलब ये होता है कि ऑफेंस या डिफेंस में से किसी ने तो इस प्ले में कुछ गलती की है, यानी कि किसी ने फाउल किया है। प्ले के बाद आप नीचे फ्लैग लिखा है ऐसा देख भी सकते हो। इससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि
कि कुछ तो हुआ है। फिर प्ले के बाद रेफरी अनाउंस करता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली। Number 90, defense, 5-yard penalty, first down. सो यहाँ पर रेफरी कहता है ऑफसाइड, नंबर 90, डिफेंस, 5 यार्ड पेनल्टी, फर्स्ट डाउन। सो इसका मतलब डिफेंस पर मौजूद जिसने नंबर 90 की जर्सी पहनी है उसने ऑफसाइड वाला फाउल किया है, जिस वजह से डिफेंस को 5 यार्ड की पेनल्टी मिलेगी और ऑफेंस का अभी वापस फर्स्ट डाउन होगा। मतलब रेड टीम अब अपने अगले ड्राइव को 5 यार्ड आगे से शुरू करेंगे और उन्हें फर्स्ट डाउन मिलेगा। बट व्हाट इज ऑफसाइड? नंबर 90 प्लेयर ने ऐसे क्या गलती की? सेंटर बॉल स्नैप करके क्वार्टरबैक को देने के पहले ही अगर डिफेंडर अपनी मूवमेंट करके लाइन ऑफ स्क्रिमेज क्रॉस करता है तो वो ऑफसाइड है। सो ऐसे ही कई टाइप्स की पेनल्टीज हमें इस अमेरिकन फुटबॉल में देखने मिलती है, जिसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव प्लेयर्स के फाउल प्लेज की वजह से टीम्स को कुछ ना कुछ यार्ड्स की पेनल्टीज पड़ती है। मैं सब पेनल्टीज को आपको आगे बताऊंगा ही। अभी तो इस गेम के ऑफसाइड को जान लीजिए। आप इस प्ले में देख सकते हो ये नंबर 90 वाला डिफेंडर गलती से ब्लू लाइन ऑफ स्क्रिमेज के आगे आता है और अभी तक तो बॉल स्नैप भी नहीं हुआ है। सो इसीलिए डिफेंस को ये पेनल्टी पड़ी। रेड टीम ने उनका पिछला 2nd and 4 वाला प्ले एग्जैक्टली 35 यार्ड लाइन से शुरू किया था, बट व्हाइट टीम को 5 यार्ड की पेनल्टी मिलने की वजह से अब अगले ड्राइव में रेड टीम 30 यार्ड लाइन से गेम को शुरू करेंगे, यानी कि अब उनका एंड जोन सिर्फ 30 यार्ड के दूरी पे है। इस अगले ड्राइव के फर्स्ट डाउन में क्वार्टरबैक इनकम्प्लीट पास देता है। सेकंड डाउन में क्वार्टरबैक पीछे रनिंग बैक को पास देता है ताकि वो रश कर पाए, बट व्हाइट टीम का डिफेंस इतना तगड़ा था कि उन्होंने रनिंग बैक को स्क्रीमेज लाइन के पीछे ही टैकल ठोका, जिस वजह से रेड टीम को 1 यार्ड का नुकसान हुआ। इसीलिए थर्ड डाउन के वक्त यहाँ 3rd and 11 करके आया हुआ है। इस थर्ड डाउन प्ले में क्वार्टरबैक ने और एक टचडाउन पास देने की कोशिश की, बट वाइड रिसीवर ने कैच छोड़ दिया। सो अब होगा रेड टीम का 4th डाउन। सो इसके पहले जब मैंने व्हाइट टीम का एक 4th डाउन बताया था तब एक प्लेयर ने दूर पंट कर दिया था ताकि रेड टीम अपना ऑफेंस दूर से शुरू करने पर मजबूर हो जाए। बट इस 4th डाउन पर रेड टीम अपने एंड जोन से सिर्फ 30 यार्ड की दूरी पे है। ऐसे वक्त टीम्स रिस्क लेके वापस पास या फिर रश करने की कोशिश कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर 4th डाउन का पास या रश अटेम्प्ट मिस भी होता है तो व्हाइट टीम को दूसरे तरफ 70 यार्ड्स जाना है। सो ये रिस्क वो ले सकते हैं, बट ये भी एक रिस्क ही हुई। आपको तो पता ही है कि अगर वो 4th डाउन पर 10 यार्ड्स क्रॉस नहीं कर पाते तो बॉल व्हाइट टीम को मिलेगा और उनकी ऑफेंसिव ड्राइव वहां से शुरू होगी। बट ऐसे सिचुएशन में टीम्स फील्ड गोल मार के पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। सो फील्ड गोल यानी कि बॉल को किक करके इन गोल पोस्ट के बीच में से मारना। ऐसा करने पर टीम को 3 पॉइंट्स मिलते हैं और यहाँ पर रेड टीम वही करती है। जैसे मैंने कहा, रेड टीम यहाँ पर पास या रश भी कर सकती है ताकि वो 10 यार्ड्स हासिल करे और एंड जोन में जा पाए, बट वो चीज रिस्की है। अगर वो 4th डाउन पर कन्वर्ट नहीं करते तो उन्हें ये 3 पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसे सिचुएशन पर टीम्स किक मारना ही पसंद करते हैं ताकि एटलीस्ट 3 पॉइंट तो मिले। ऐसे किक मारने वाले प्लेयर को प्लेस किकर कहते हैं और रेड टीम अपने प्लेस किकर स्पेशलिस्ट प्लेयर को लाते हैं जो बॉल को बराबर से दोनों फील्ड पोस्ट के बीच में से किक करता है। और आप नीचे देख सकते हो स्कोर में 3 आ गया है। इस प्ले के लिए भी दोनों टीम्स की स्पेशल टीम्स आती है, जिसमें बॉल किक करने वाला ये प्लेस किकर प्लेयर होता ही है, बट किकर के साथ साथ ही एक बॉल को होल्ड करने वाला होल्डर प्लेयर भी आता है। बट एक चीज याद रखिए, ये फील्ड गोल किक हुई, इसे पंट नहीं कहते। पंट मतलब प्लेयर ऐसे खुद ही कैच करके मिड एयर जोर से बॉल को किक करता है ताकि दूसरी टीम का ऑफेंस दूर से शुरू हो जाए, वो हुआ पंट। और ये वाला एक नॉर्मल किक हुआ, इसमें प्लेस किकर सिर्फ फील्ड गोल किक करने आता है। पंट करने वाला प्लेयर सेंटर से स्नैप को पकड़ता है और किक करता है, बट इस फील्ड गोल अटेम्प्ट में सेंटर स्नैपर होल्डर को बॉल देता है और इस होल्डर का भी इंपॉर्टेंस होता है। सेंटर स्नैपर जैसे ही बॉल स्नैप करके अपने होल्डर को देता है, वो बॉल को पकड़ करके यानी होल्ड करके ऐसे नीचे रखता है और फिर प्लेस किकर रन अप लेके जोर से किक मारता है। सो ये होल्डर और किकर की कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस किक को अगर आप देखोगे तो नीचे स्कोरबोर्ड पर 49 यार्ड अटेम्प्ट लिखा है। स्क्रिमेज लाइन तो 30 यार्ड लाइन पर थी, बट फिर भी उन्होंने स्नैप कुछ 15 यार्ड पीछे से किया है, क्योंकि इस किक में आप देख सकते हो कई डिफेंडर्स भाग के
किक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। सो इसीलिए स्क्रिमेज लाइन से कम 15 से 20 यार्ड के दूरी पर से फील्ड गोल अटेम्प्ट किया जाता है। फुटबॉल में फील्ड गोल रेंज यही कुछ 50 या 55 यार्ड्स की होती है। 55 यार्ड से दूर से मारे हुए फील्ड गोल्स का सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है। टीम्स 30 to 40 यार्ड लाइन के बीच में आए तो उसे फील्ड गोल रेंज में आए ऐसा कहा जाता है। फुटबॉल में पॉइंट स्कोर करने के लिए दो ही तरीके होते हैं। पहला तो यह फील्ड गोल होता है जिसमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं और दूसरा होता है टचडाउन। अगर टीम बॉल को लेकर सक्सेसफुली अपने एंड जोन में पहुंचती है तो उसे टचडाउन कहते हैं और उसमें टीम को 6 पॉइंट्स मिलते हैं। सो गोइंग फॉर टचडाउन इज ऑलवेज बेटर क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अपने एग्जांपल में देखो क्या होता है। सो रेड टीम ने फील्ड गोल मार के गेम में 3-0 का लीड लिया है। फिर अगला ऑफेंसिव ड्राइव है व्हाइट टीम का। जब ऐसा फील्ड गोल होके पॉइंट स्कोर होते हैं तब उसके बाद जिस टीम ने फील्ड गोल मारा है वो टीम गेम की शुरुआत उनके 35 यार्ड लाइन से किक मार के करती है। सो यहाँ रेड टीम 35 यार्ड लाइन से दूर किक मारने के लिए रेडी है और अभी वापस दोनों के स्पेशल टीम्स गेम में है। एक तरफ रेड टीम के स्पेशल टीम में किकर और बाकी डिफेंडर्स है और दूसरी तरफ व्हाइट टीम के स्पेशल टीम में उनका किक रिटर्नर स्पेशलिस्ट प्लेयर और बाकी के ऑफेंसिव प्लेयर्स है। रेड टीम का किकर किक मार के गेम को शुरू करता है। अभी यहाँ पर व्हाइट टीम बॉल कैच करके अपने एंड जोन की तरफ भागना शुरू कर सकती है, यानी वो किक रिटर्न कर सकती है। बट व्हाइट टीम यहाँ पर टच बैक करते हैं। ये टच बैक दो तरीकों से किया जाता है। एक तो ऐसे बॉल को सीधा नीचे गिरने दिया जाए या फिर बॉल को कैच करके ऐसे जमीन पर घुटने टेका के किया जाता है। जब टीम ऐसा टच बैक करती है तो उसका मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनका ऑफेंसिव ड्राइव 25 यार्ड लाइन से शुरू करेंगे। ऐसे टच बैक करने के बाद 25 यार्ड लाइन से ऑफेंसिव ड्राइव शुरू करना ये रूल ही है, ऐसा डिफॉल्ट होता है। सो अपने गेम में वही हुआ और अब उनका ड्राइव 25 यार्ड लाइन से शुरू होगा। बॉल गिरा और अब स्पेशल टीम्स बाहर जाएगी और दोनों टीम्स के ऑफेंस और डिफेंस वाले यूनिट्स गेम में आएंगे। पहले फर्स्ट एंड 10 में व्हाइट टीम के रनिंग बैक ने 3 यार्ड्स रश करके गेन कर दिए। फिर सेकंड एंड 7 डाउन में उनका रनिंग बैक और एक बार डिफेंस से भिड़ गया और उसने और घुस के कुछ यार्ड्स गेन किए। फिर अब थर्ड डाउन पर सिर्फ 1 ही यार्ड गेन करना है। व्हाइट टीम ने इस थर्ड डाउन पर और एक बार रशिंग की और 10 यार्ड की ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर डाला। गिरने के पहले उसने ऑरेंज लाइन के आगे भी कुछ 2-3 यार्ड्स हासिल कर डाले थे। सो दैट मींस अभी नेक्स्ट 10 यार्ड्स के लिए वापस फर्स्ट एंड 10 होने वाला है। इस फर्स्ट एंड 10 पर ही व्हाइट टीम का क्वार्टरबैक अपने वाइड रिसीवर को परफेक्ट पास देता है। रिसीवर पास पकड़ता है बट वही के वही कॉर्नर बैक उसे टैकल कर डालता है। बट इसी पास पर व्हाइट टीम ने उनकी 10 यार्ड की लाइन इजीली क्रॉस कर डाली। ड्राइव के अगले प्ले पर फर्स्ट एंड 10 वापस होता है और इस बार क्वार्टरबैक अपने टाइट एंड को पास देता है और वो टाइट एंड ऑपोजिंग डिफेंडर्स के बीच में से बराबर से रास्ता निकालते हुए ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर डालता है और आगे जाके गिर जाता है। देखिए यहाँ टाइट एंड ने डिफेंडर को बराबर से पुश कर दिया और फिर स्पिन मूव करके झट से ओपन हुआ और उसने फटाक से पास मांग दिया और तभी के तभी क्वार्टरबैक ने उसे पास दे दिया। एकदम परफेक्ट प्ले और व्हाइट टीम को 10 यार्ड्स मिल गए। अभी और एक फर्स्ट एंड 10। इसमें डिफेंस को लगता है क्वार्टरबैक्स अच्छे पास दे रहा है और उनका रिसीवर्स पर ज्यादा ध्यान होता है। बट व्हाइट टीम अचानक से रशिंग करने का फैसला करती है और उनका तगड़ा रनिंग बैक रशर डिफेंडर्स के बीच में घुस के 10 यार्ड्स को हासिल करता है। इस फर्स्ट एंड 10 में क्वार्टरबैक झट से एक साइडवेज पास देता है और कुछ 5 यार्ड्स हासिल करता है। अब सेकंड एंड 5 है। इस सेकंड एंड 5 पर बॉल स्नैप होता है और क्वार्टरबैक एक सिंपल पास अपने टाइट एंड को देता है जो आसानी से रास्ता बनाकर एंड जोन में आके टच डाउन कर डालता है। टच डाउन होते ही आप देख सकते हो व्हाइट टीम को नीचे 6 पॉइंट्स मिले हैं। सो टच डाउन के लिए 6 पॉइंट्स दिए जाते हैं। फिर ऐसे एंड जोन टच डाउन के बाद ऑफेंसिव टीम को 1 पॉइंट प्ले या फिर 2 पॉइंट कन्वर्जन वाला प्ले, ऐसे 2 ऑप्शंस होते हैं। 1 पॉइंट प्ले में लाइन ऑफ स्क्रीमेज सिर्फ 15 यार्ड की दूरी पर होती है और फिर यहाँ से प्लेस किकर और होल्डर अपना फील्ड गोल मार के टीम को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिला सकते हैं। अपने गेम में वही हुआ। व्हाइट टीम के प्लेस किकर ने किक मारा और गेम का स्कोर हुआ 7-3।
बट टचडाउन के बाद 2 पॉइंट कन्वर्जन प्ले का भी ऑप्शन होता है। उसमें टीम को सिर्फ 2 यार्ड बाहर से एंड जोन में वापस आने का चांस मिलता है, बट उन्हें ऐसा सिर्फ एक ही डाउन मिलता है, एक ही मौका मिलता है। अगर वो 2 यार्ड से एंड जोन में पहुंचे तो उन्हें 2 पॉइंट मिलेंगे, मतलब एक टोटल टचडाउन में 8 पॉइंट्स लेने का चांस होता है। बट अगर उस एक मौके में वो नहीं आ पाते तो टीम को 6 पॉइंट्स ही मिलेंगे। सो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बट फील्ड गोल मारना तो बहुत आसान होता है, इसलिए जनरली टीम्स एक फील्ड गोल मार के 1 पॉइंट लेते हैं और 7 पॉइंट प्ले करते हैं। सो गाइस, बेसिकली दैट्स व्हाट दिस फुटबॉल गेम इज ऑल अबाउट। पूरा 1 घंटा टीम्स 10-10 यार्ड्स को हासिल करके टचडाउन करने की कोशिश करते रहते हैं, फील्ड गोल्स मारने की कोशिश करते रहते हैं और ऐसा करके पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। 1 घंटे के बाद में जिस टीम के पॉइंट्स ज्यादा है वो टीम जीत जाती है। अब मैं आपको कुछ पेनल्टी रूल्स के बारे में बताता हूँ। फॉल्स स्टार्ट, समझो किसी प्ले में सेंटर ने स्नैप करने के पहले ही किसी ऑफेंसिव लाइन के प्लेयर ने कोई मूवमेंट कर डाला तो ये 5 यार्ड का पेनल्टी ऑफेंस को भुगतना पड़ता है। उन्हें फिर 5 यार्ड पीछे से उनका नेक्स्ट डाउन शुरू करना पड़ता है। जब क्वार्टरबैक्स दूर खड़े वाइड रिसीवर्स को पास देते हैं तो उन्हें डिफेंड करने वाले कॉर्नर बैक्स ऑफेंसिव वाइड रिसीवर्स को होल्ड नहीं कर सकते, उन्हें पकड़ नहीं सकते। डिफेंडर्स को सिर्फ और सिर्फ बॉल कैरी करने वाले प्लेयर को होल्ड करने की परमिशन होती है, यानी अगर कोई रश कर रहा है तो उसे वो पकड़ के खींच सकते हैं, बट अगर विदाउट बॉल कोई मूवमेंट कर रहा है तो वो उसे पकड़ के नीचे नहीं गिरा सकते हैं। सो डिफेंडर सिर्फ अपने ऑफेंसिव प्लेयर के साथ भाग सकते हैं, उन्हें तंग कर सकते हैं। ये डिफेंडर्स क्वार्टरबैक को अपने पोजीशनिंग से डरा सकते हैं। डिफेंडर्स ऐसी मूवमेंट कर सकते हैं कि क्वार्टरबैक को ऐसा लगे कि डिफेंडर उसका पास इंटरसेप्ट कर डालेंगे, बट वो ऑफेंसिव मूवमेंट करने वाले प्लेयर्स को पकड़ नहीं सकते। अगर वो पकड़ता है तो वो हुआ होल्डिंग फाउल, जिसके बाद डिफेंस पर 5 यार्ड की पेनल्टी लगती है, यानी ऑफेंस को गेम 5 यार्ड आगे से शुरू करने मिलेगा। अपने एग्जांपल वाले गेम में भी एक होल्डिंग का फाउल हुआ था। व्हाइट टीम के इस प्ले में रेफरी ने येलो फ्लैग फेंका, यानी कुछ फाउल हुआ है। तो रेफरी ने क्या कहा सुनो। Prior to the pass, holding, number 21, defense, 5 yard penalty. Prior to pass, holding, नंबर 21 डिफेंस। सो नंबर 21 वाले डिफेंडर ने किसी प्लेयर को प्रायर टू पास यानी पास होने के पहले ही होल्ड किया था ताकि उसको ऑपोजिट वाला प्लेयर भाग ही ना पाए, एंड दैट्स अ 5 यार्ड पेनल्टी एंड फर्स्ट डाउन। सो ये देखिए, ये रेड टीम का नंबर 21 वाला कॉर्नर बैक डिफेंडर व्हाइट टीम के वाइड रिसीवर के हाथ को पकड़ के खींच रहा है। दैट्स नॉट अलाउड क्योंकि उसके पास तो बॉल भी नहीं है। ऐसे ही और भी अलग अलग तरह के टैकल रिलेटेड पेनल्टीज दी जाती है। शोल्डर पैड पकड़ना अलाउड नहीं होता। किसी ने शोल्डर पैड पकड़ के प्लेयर को गिराया तो उसे हॉर्स कॉलर टैकल फाउल दिया जाता है और इसमें अच्छी खासी 15 यार्ड की पेनल्टी मिलती है। Defense number 31, horse collar tackle. 15 yards added into the run. सिमिलरली किसी का हेलमेट पकड़ के उसे नीचे गिराया नहीं जा सकता, वैसे करने पर भी 15 यार्ड्स की पेनल्टी लगती है। जब प्लेस किकर बॉल किक करने जाता है तब डिफेंडर्स उसे ब्लॉक करने की कोशिश तो करते ही है, बट इसी ब्लॉक करने के कोशिश में वो गलती से भी किकर को टच भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ बॉल को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर किसी डिफेंडर ने किकर को सिर्फ छुआ भी तो किक करने वाले ऑफेंसिव टीम को 15 यार्ड्स वही के वही मिलते हैं और ऑटोमेटिक फर्स्ट डाउन होता है। सो ब्लॉक करते हुए प्लेयर्स को यह संभालना होता है वरना हेवी पेनल्टी पड़ती है। फिर आता है हेलमेट टू हेलमेट कोलिजन। ऑब्वियसली अगर कोई जानबूझ के हेलमेट टू हेलमेट टैकल कर रहा है तो ये बुरा फाउल है और ऐसे करने पर 15 यार्ड्स की तगड़ी पेनल्टी दी जाती है। अगर ऑफेंस 40 सेकंड के अंदर बॉल स्नैप नहीं करते तो उनपे डिले ऑफ द गेम का फाउल होता है। उनका वो डाउन तो जाता ही है बट नेक्स्ट डाउन पे उनको 5 यार्ड पीछे से गेम शुरू करना पड़ता है, मतलब उन्हें 5 यार्ड की पेनल्टी लगती है। जब क्वार्टरबैक के हाथ में बॉल होता है तभी डिफेंडर्स उसको सैक कर सकते हैं। समझो क्वार्टरबैक ने पास आगे अटेम्प्ट कर दिया है और उसके बाद भी कोई डिफेंडर जाके सीधा क्वार्टरबैक को सैक कर डाले तो उनके टीम को रफिंग द पासर की 15 यार्ड की पेनल्टी लगती है। सो डिफेंडर्स को अपने टैकल्स बराबर से टाइमिंग के हिसाब से करने होते हैं। क्वार्टरबैक के हाथ से बॉल छूटने के बाद वो उसे छू भी नहीं सकते, बट जब उसके हाथ में बॉल है तभी डिफेंडर क्वार्टरबैक को तोड़ सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेनल्टी
एनालिटिक्स फुटबॉल में दी जाती है। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी होती है। कभी कभी प्लेयर्स पास या किसी स्नैप को बराबर से कैच नहीं करते और प्रेशर सिचुएशन में उनके हाथ से गलती से बॉल छूट जाता है और उसे फुटबॉल के टर्म्स में प्लेयर ने फंबल किया ऐसा कहते हैं। बॉल को उसने फंबल कर दिया। अगर किसी ने बॉल फंबल किया तो वो डेड बॉल नहीं होता, वो लाइव बॉल होता है। सो फंबल हुए बॉल को कोई भी उठा सकता है। मैं आपको एक फेमस और फनी बट फंबल का एग्जांपल देता हूँ। सो इस प्ले में देखिए, ये क्वार्टरबैक रश करने की कोशिश करता है बट बिना सोचे समझे वो अपने ही ऑफेंसिव लाइन के एक प्लेयर को बट को जाके टकराता है और उस बट से वो इतना जोर से टकराता है कि उसके हाथ से बॉल छूट जाता है, यानी वो फंबल कर बैठता है। और बॉल जब फंबल होता है तब वो लाइव बॉल होता है। उसे कोई भी लेके गेम को शुरू तभी के तभी कर सकता है और व्हाइट टीम का प्लेयर वही करता है। वो बॉल उठाता है और सीधा दूसरे तरफ टच डाउन करता है। इसीलिए ऑफेंसिव प्लेयर अगर बॉल लेके रश करने लगे तो डिफेंडर ऑफेंसिव प्लेयर के हाथों के बॉल पर जोर से मारने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि अगर ऑफेंसिव प्लेयर ने बॉल को फंबल किया तो वो लाइव बॉल होता है। इसीलिए ऑफेंसिव प्लेयर्स रश करते हुए बॉल को इस तरह से टाइटली पकड़कर भागते हैं ताकि कोई डिफेंडर बॉल पर मार ना पाए। सो ये हुई अमेरिकन फुटबॉल के बारे में इन डेप्थ जानकारी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर क्या होता है NFL? सो इसका फुल फॉर्म है नेशनल फुटबॉल लीग और ये 32 टीम्स की फुटबॉल लीग है। इन 32 टीम्स में से 16 टीम्स अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस यानी AFC में है और दूसरी 16 टीम्स नेशनल फुटबॉल कॉन्फ्रेंस यानी NFC में है। सो ऐसे 32 टीम्स को 16 टीम्स के AFC और 16 टीम्स के NFC में डिवाइड किया गया है। फिर इन 16 टीम्स को 4-4 कॉन्फ्रेंसेस में डिवाइड किया गया है। अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस यानी AFC की AFC नॉर्थ, AFC साउथ, AFC ईस्ट और AFC वेस्ट। वैसे ही नेशनल फुटबॉल कॉन्फ्रेंस की NFC नॉर्थ, NFC साउथ, NFC ईस्ट और NFC वेस्ट। हर साल सितंबर में NFL का रेगुलर सीजन शुरू होता है जो दिसंबर तक चलता है। इसमें सभी 16 टीम्स टोटल 256 मैचेस खेलती है। ये पूरा शेड्यूल टोटल 17 वीक्स में खेला जाता है और हर एक NFL टीम 16 मैचेस खेलती है। सभी टीम्स को एक वीक में रेस्ट वीक मिलता है जिसे बाय वीक कहा जाता है। सो अभी 32 टीम्स कैसे 16 गेम्स खेलेगी? तो NFL की शेड्यूलिंग बाकी लीग से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ी हटके है। उनके फॉर्मूला को समझाने के लिए मैंने NFL टीम क्लीवलैंड ब्राउन्स का एग्जांपल लिया है। सो ये क्लीवलैंड ब्राउन्स कैसे 16 मैचेस एक सीजन में खेलती है ये देखते हैं। सो ये क्लीवलैंड ब्राउन्स AFC नॉर्थ डिवीजन में है। सो वो अपने बाकी 3 डिविजनल ओपोनेंट्स के खिलाफ 3 होम और 3 अवे मैचेस खेलते हैं। फिर क्लीवलैंड की टीम उनके कॉन्फ्रेंस के किसी अलग डिवीजन वाले 4 टीम्स के खिलाफ 4 गेम्स खेलती है, 2 होम गेम्स एंड 2 अवे गेम्स। तो चलो मानते हैं अपने एग्जांपल में क्लीवलैंड ब्राउन्स AFC वेस्ट के 4 टीम्स के खिलाफ मैचेस खेलेगी। सो ये हुई 10 गेम्स। फिर क्लीवलैंड ब्राउन्स दूसरे कॉन्फ्रेंस के किसी एक डिवीजन के साथ 4 गेम्स खेलेगी, वापस 2 होम गेम्स एंड 2 अवे गेम्स। सो फॉर आवर एग्जांपल हम लेते हैं NFC की NFC साउथ। सो अभी हुए टोटल 14 गेम्स। अभी फाइनली लास्ट के 2 गेम्स खेले जाते हैं टीम के कॉन्फ्रेंस के दूसरे 2 डिविजन्स के टीम के साथ, बट एग्जैक्टली किसके साथ? सो क्लीवलैंड ब्राउन्स AFC वेस्ट के टीम्स के साथ 4-4 गेम्स तो खेल ही रहे हैं। सो अब बची AFC ईस्ट और AFC साउथ। सो इन 2 डिविजन्स की 2 टीम्स पिछले सीजन के स्टैंडिंग्स के हिसाब से डिसाइड होती है। सो मतलब अगर पिछले सीजन का क्लीवलैंड ब्राउन्स का रिकॉर्ड एकदम वर्स्ट रहा और वो डिवीजन में 4th है, तो वो इन 2 बची हुई डिवीजन के भी 4th वर्स्ट टीम के साथ खेलेंगे। यही एग्जैक्ट शेड्यूल हर एक टीम पर लागू होता है और ये शेड्यूल हर सीजन रोटेट होता रहता है, जिसके कारण हर एक NFL टीम दूसरे NFL टीम के खिलाफ 4 साल के रोटेशनल पॉलिसी पर खेलती रहती है। सो ये है 16 गेम्स का रेगुलर सीजन का शेड्यूल और 16 गेम्स के बाद
विन लॉस के हिसाब से हर डिवीजन का विनर यानी 4 टीम्स फ्रॉम AFC एंड 4 टीम्स फ्रॉम NFC ऐसे प्लेऑफ्स के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई होते हैं। NFL प्लेऑफ्स को बेस्ट तरीके से समझने के लिए मैंने 2020-21 के सीजन का एग्जांपल लिया है। इस 2020-21 के NFL रेगुलर सीजन की रैंकिंग्स को देखिए। अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस में AFC ईस्ट, AFC नॉर्थ, AFC साउथ और AFC वेस्ट ऐसे 4 डिविजन्स है। उसमें जो भी टॉप पर है यानी बफेलो बिल्स, पिट्सबर्ग स्टीलर्स, टेनेसी टाइटंस और कैंसास सिटी चीफ्स ऐसे 4 टीम्स प्लेऑफ्स में आएंगे। फिर 3 वाइल्ड कार्ड टीम्स मतलब ऐसी टीम्स जो डिवीजन विनर्स तो नहीं है बट उनका रिकॉर्ड फिर भी बाकी से सबसे अच्छा रहा, ऐसी टीम्स जिसमें आती है बाल्टीमोर रेवंस, क्लीवलैंड ब्राउन्स और इंडियानापोलिस कोल्ट्स। ऐसे 3 टीम्स AFC की वाइल्ड कार्ड टीम्स बनी है क्योंकि उनका विन लॉस रिकॉर्ड 11-5 का रहा है। जिस भी टीम का 11-5 से नीचे का रिकॉर्ड रहा मतलब 10-6 और नीचे के रिकॉर्ड रहे हैं वो सारी टीम्स प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची है। अभी यहाँ पर तो 3 टीम्स 11-5 रिकॉर्ड से है। सो एग्जैक्टली 4 to 7 सीड्स किसको मिलेंगे? सो वो सीडिंग्स हेड टू हेड मैचेस और कई सारे टाई ब्रेक्स का इस्तेमाल करके किया जाता है। मतलब किसने ज्यादा पॉइंट स्कोर किए हैं, कितने ज्यादा टचडाउन किए हैं, स्कोरिंग डिफरेंशियल क्या रहा है, ऐसे कुछ 1 to 7 रैंक्स दिए गए हैं। सबसे बेस्ट रिकॉर्ड था कैंसास सिटी चीफ्स का, वो था 14-2 मतलब वो सिर्फ 2 गेम हारे थे पूरे रेगुलर सीजन में और इसीलिए वो नंबर 1 सीड रहे थे। और फिर आगे वैसे ही विन लॉस रिकॉर्ड के अनुसार स्टैंडिंग्स डिसाइड हुई है। AFC का 2nd सीड है बफेलो बिल्स जिनका रिकॉर्ड था 13-3। नंबर 3 सीड मिला 12-4 पिट्सबर्ग स्टीलर को। नंबर 4 सीड मिला है 11-5 टेनेसी टाइटंस को। वैसे ही 5th, 6th एंड 7th को नीचे टाई ब्रेकर के हिसाब से रैंक्स मिले हैं। फिर NFL प्लेऑफ्स में नंबर 1 सीड को फर्स्ट राउंड में बाय मिलता है और बाकी 6 टीम्स के बीच में फर्स्ट राउंड खेला जाता है। 2nd वर्सेस 7th सीड का मैच होता है। मतलब अपने एग्जांपल की बात करें तो 2021 के NFL प्लेऑफ्स में बफेलो बिल्स वर्सेस इंडियानापोलिस कोल्ट्स खेले थे और ये एक नॉकआउट गेम हुआ था। NFL प्लेऑफ्स में NBA की तरह 7 गेम सीरीज नहीं होती, जो जीता वही सिकंदर। फिर इस 2nd वर्सेस 7th के मैचअप का विनर आगे नंबर 1 टीम के साथ खेलता है यानी बिल्स वर्सेस कोल्ट्स का विनर चीफ्स के साथ अगले राउंड में खेलेगा। वैसे ही नीचे 3 वर्सेस 6 की मैचअप होती है। मतलब अपने एग्जांपल में पिट्सबर्ग स्टीलर्स वर्सेस क्लीवलैंड ब्राउन्स की मैचअप हुई थी और फिर 4th वर्सेस 5th की मैचअप होती है यानी अपने एग्जांपल में टेनेसी टाइटंस वर्सेस बाल्टीमोर रेवंस की मैचअप हुई थी और उनके विनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट अगले राउंड में खेलते हैं। ऐसे ही एग्जैक्टली प्लेऑफ्स का फॉर्मेट दूसरे साइड में NFC में भी लागू होता है। फिर AFC के साइड में से और NFC के साइड में से नॉकआउट मैचेस होते हैं जिसके बाद AFC और NFC के विनर्स आगे चल के डिसाइड होते हैं और ये अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस यानी AFC और नेशनल फुटबॉल कॉन्फ्रेंस यानी NFC के विनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट सुपर बोल में खेलते हैं और जो सुपर बॉल जीतता है वो हुआ उस सीजन का NFL चैंपियन। सो गाइज दिस इज NFL फुटबॉल। अभी इस लंबे वीडियो के आखिरी सेगमेंट में मैं आपको NFL के मेरे कुछ 10 फेवरेट प्लेस दिखाता हूँ जिसे देख के आपको समझेगा कि ये स्पोर्ट इतना मजेदार कैसे होता है। नंबर 10 पर है न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स का लेजेंडरी कमबैक। 2017 के सुपर बॉल में न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स वर्सेस एटलांटा फैल्कन्स की मैच हुई थी और फैल्कन्स ने टचडाउन पे टचडाउन मार मार के पैट्रियट्स के खिलाफ 3rd क्वार्टर के बीच तक 28-3 ऐसा ह्यूज लीड लिया था। सभी को लगा कि ये मैच तो अब खत्म हुआ, एटलांटा फैल्कन्स तो सुपर बॉल जीत ही गए। बट पैट्रियट्स के लेजेंडरी क्वार्टरबैक टॉम ब्रेडी ने परफेक्ट पासेस देने शुरू कर डाले जिस वजह से पैट्रियट्स ने झट से कुछ टचडाउन कर डाले और दूसरी तरफ पैट्रियट्स का डिफेंस फैल्कन्स के ऑफेंस की पूरी तरह से बजा रहा था। फैल्कन्स ने 28-3 लीड लिया बट उसके बाद में उन्हें 10 यार्ड्स गेन करने को ही नहीं हो रहा था। बट ऐसा चलते न्यू इंग्लैंड का क्वार्टरबैक टॉम ब्रेडी ने तो हर एक ऑफेंसिव ड्राइव पर लिटरली एब्सोल्यूट परफेक्शन वाला गेम खेला और आखिर में गेम टाई कर दिया। इसी गेम के एक ऑफेंसिव ड्राइव पर न्यू इंग्लैंड के एक वाइड रिसीवर ने एक जबरदस्त कैच पकड़ा था जो बहुत फेमस हुआ था। गेम टाई होने के बाद ये गेम ओवर टाइम में चला गया था और ओवर टाइम में ब्रेडी के पेट्रियट्स ने टचडाउन किया
और सुपर बॉल जीत लिया। एटलांटा फैल्कन्स इस गेम में 28-3 लीड पर थी और उन्होंने ये भयानक चोक कर डाला था। मिनियापोलिस मिरेकल। इस मिनियापोलिस वाइकिंग्स वर्सेस न्यू ऑरलियंस सेंट्स के मैच में सिर्फ 10 सेकंड्स बाकी थे और सेंट्स के पास 1 पॉइंट का लीड था। व्हाइट जर्सी वाले सेंट्स के टीम को इस 3rd and 10 को बस डिफेंड करना था और वो प्लेऑफ्स में आगे बढ़ जाते हैं। बट दूसरे तरफ ब्लू जर्सी के वाइकिंग्स टीम को इस प्ले पर कुछ भी करके स्कोर करना था क्योंकि अभी गेम में सिर्फ 10 सेकंड्स बाकी थे। इस प्ले के बाद गेम खत्म ही हो जाएगा, वाइकिंग्स को वापस एक डाउन का मौका ही नहीं मिलेगा। सो इसीलिए वाइकिंग्स का क्वार्टरबैक एक लंबा पास फेंकता है और होता है मिनियापोलिस मिरेकल। इस अनबिलीवेबल प्ले में वाइकिंग्स का वाइड रिसीवर बॉल को कैच करता है, बट अब इस सेंट्स के सेफ्टी को बस उसे टैकल करके गिराना था और वो मैच जीत जाते हैं। बट इस सेंट्स के सेफ्टी के टैकल टाइमिंग बहुत ही गलत हो गई। जब वाइकिंग्स का रिसीवर स्टेफानो डिक्स बॉल पकड़ने के लिए जंप करता है तभी ये सेंट्स का सेफ्टी मार्कस विलियम्स उसके पैरों पर टैकल करने जाता है। ये टैकल बहुत ही गलत पड़ता है और वो बुरी तरह से इसे मिस करता है। सेफ्टी मतलब डिफेंस का आखिरी प्लेयर होता है। जैसे ही डिक्स उसे बीट करता है वो मस्त नाचते नाचते आखिरी सेकंड का ये मिनियापोलिस के लिए टचडाउन करता है। दैट इज मिनियापोलिस मिरेकल, इनसेन किक ऑफ रिटर्न। सो ये गेम है सैन फ्रांसिस्को 49ers वर्सेस बाल्टीमोर रेवेंस का सुपर बॉल 47। पहले 2 क्वार्टर्स के बाद यानी पहला हाफ खत्म होने के बाद अभी रेड जर्सी वाले 49ers टीम का किकर सुपर बॉल के 3rd क्वार्टर को शुरुआत करता है यानी सेकंड हाफ को किक ऑफ से शुरुआत करता है। दूसरी छोर पर बाल्टीमोर रेवेंस का किक ऑफ रिटर्न स्पेशलिस्ट जकोबी जोन्स इस बॉल को कैच करता है और उसके बाद में ये भाई ऐसा भागने लगता है कि उसे कोई भी सैन फ्रांसिस्को का डिफेंडर रोक नहीं पाता। उसकी ऑफेंसिव लाइन सबको रास्ते से हटाती है और जकोबी जोन्स 105 यार्ड्स का इनसेन किक ऑफ रिटर्न टचडाउन करता है। द बीस्ट मोड। रनिंग बैक मार्शॉन लिंच को सभी बीस्ट मोड कहते हैं क्योंकि ये बंदा बीस्ट बन के डिफेंस के बीच में से रास्ता निकालने में माहिर है। ये वाला एग्जांपल देखो, स्नैप होने के बाद क्वार्टरबैक ने बीस्ट मोड मार्शॉन लिंच को बॉल दे दिया और लिंच यहाँ पे सीधा डिफेंस को भिड़ गया, बट फिर भी वो नीचे नहीं गिरता। 1, 2, 3 डिफेंडर्स उसे रोक नहीं पाते। फिर चौथे को तो वो भीगी बिल्ली की तरह एक पुश करके नीचे गिराता है। फिर एक 5वां डिफेंडर पीछे से टैकल करने आया तो वो उसके पैर को पकड़ ही नहीं पाता और वैसे करते करते वो आगे जाके टच डाउन करता है। दैट्स बीस्ट मोड। सिएटल शुड हैव रैन द बॉल। ये प्ले एक्चुअली एक बहुत ही भयानक मिस्टेक है, बट वो एनएफएल हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट है। सो ये 2015 का सुपर बॉल था, न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स वर्सेस सिएटल सीहॉक्स। न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स ने इसमें 28-24 ऐसा लीड लिया था और गेम में सिर्फ 26 सेकंड्स बाकी रहते ये सेकंड एंड गोल की अपॉर्चुनिटी सिएटल को थी। मतलब अब देखो ना, सिएटल गोल लाइन से सिर्फ 1 यार्ड पीछे है। वो अगर टच डाउन करते हैं तो उन्हें 6 पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब वो 30-28 ऐसा लीड लेंगे जिसके बाद गेम में कुछ 20 सेकंड्स ही बाकी रहेंगे। सो मतलब ये 1 यार्ड हासिल करते ही सिएटल सीहॉक्स सुपर बॉल जीत जाएंगे। बट देखो क्या हुआ। Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. सिएटल के क्वार्टरबैक रसेल विल्सन ने जैसे ही पास दिया, न्यू इंग्लैंड के कॉर्नरबैक डिफेंडर ने बॉल को इंटरसेप्ट कर डाला। That means now it's a New England Patriots ball and game is over. Patriots Super Bowl जीत गए। What a horrendous mistake by Seattle. ये सेकंड डाउन था और सिएटल अपने एंड जोन से सिर्फ 1 यार्ड की दूरी पर थे। तो यहाँ पर उनके ऑफेंस ने सीधा रश करके घुस के टचडाउन करना चाहिए था। 1 यार्ड रश करके तो कोई भी ले लेगा और उसी में सिएटल के पास डेंजरस रनिंग बैक द बीस्ट मोड मार्शॉन लिंच था जो ये 1 यार्ड को तो आंख बंद करके ही रश करके ले ले। बट सिएटल के ऑफेंसिव यूनिट ने पास देने का एक बहुत ही भयानक डिसीजन लिया जिसके कारण वो मैच और सुपर बॉल हार गए। इसी वजह से आज तक सभी कहते हैं सिएटल शुड हैव रैन द बॉल, मतलब सिएटल ने बॉल को लेके एंड जोन में सीधा रन लेना चाहिए था, पास देने की क्या जरूरत थी। ट्रिक प्ले।
सिएटल सीहॉक्स वर्सेस ग्रीन बे पैकर्स के मैच में पैकर्स ने सीहॉक्स के खिलाफ 16-0 का लीड लिया है और सीहॉक्स इस 4th डाउन पर फील्ड गोल मारकर 3 पॉइंट्स को स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए उनका होल्डर और ये किकर रेडी है। बॉल स्नैप होता है और किकर किक करने जाता है बट वो फेक किक मारता है और नीचे बैठा हुआ होल्डर सीधा बॉल उठा के झट से लेफ्ट साइड से भागता है और हल्के से एंड जोन में पास दे देता है। पैकर्स डिफेंस को कुछ समझने के पहले टचडाउन सिएटल। ये था एक जबरदस्त ट्रिक प्ले। सिएटल ने सोचा 4th डाउन पर फील्ड गोल मार के 3 पॉइंट्स क्यों लेने हैं जबकि पूरे 6 पॉइंट्स को हासिल किया जा सकता है। सो ये जो ऐसे ट्रिक प्लेस होते हैं वो स्पेशल टीम्स की खासियत होती है। नेक्स्ट इज अनदर ट्रिक प्ले, पंट ट्रिक प्ले। सो इस गेम में व्हाइट जर्सी वाली टीम को दूर पंट करना है ताकि ब्लैक जर्सी वाली टीम पीछे से अपना गेम शुरू कर सके। व्हाइट जर्सी टीम का प्लेयर पंट करता है और देखो क्या होता है। Ryan punting it away. Austin back deep. And the punt taken on the far side by Stedman Bailey. अरे हुआ क्या यहाँ पर, कुछ समझा क्या आपको? ये एक्चुअली एक जबरदस्त ट्रिक प्ले था। सो व्हाइट जर्सी वाले टीम का प्लेयर पंट करता है और व्हाइट टीम के सभी प्लेयर्स अपने ऑपोजिट वाले ब्लैक टीम के प्लेयर्स को मार्क करते हैं। व्हाइट टीम प्लेयर्स की नजरें सिर्फ ब्लैक टीम प्लेयर्स पर होती है। व्हाइट टीम के प्लेयर्स देखते ही नहीं है कि बॉल एक्चुअली कौन से दिशा में जा रहा है और ब्लैक टीम का स्पेशल टीम ऑफेंस इस चीज का फायदा उठा के एक नेक्स्ट लेवल ट्रिक प्ले करता है। ब्लैक जर्सी वाली टीम के प्लेयर्स जानबूझ के फील्ड के एक साइड में इकट्ठा हो जाते हैं और व्हाइट टीम वाले प्लेयर्स भी उस साइड जाने लगते हैं, ये सोच के कि बॉल जैसे ही ब्लैक टीम को मिलेगा वो उनको टैकल कर डालेंगे। बट बॉल उस दिशा में गया ही नहीं था, बॉल गया था इस बंदे के पास और स्पेशल टीम का ये फेक इतना क्रेजी था कि इवन कैमरामैन को लगा कि बॉल दूसरे साइड में गया है बट बॉल था एक्चुअली इस बंदे के पास। सो बॉल ये यहाँ का रिटर्न स्पेशलिस्ट कैच करता है बट इधर ये बंदा देखो वो भी मस्त ऊपर देख के बॉल कैच कर रहा है ऐसी एक्टिंग करता है। पूरे ब्लैक टीम ने नौटंकी की और व्हाइट टीम को समझा भी नहीं और दूसरे छोर से उनका रिटर्न स्पेशलिस्ट बॉल लेके सबके बीच में से निकल के टचडाउन कर डालता है। द मायामी मिरेकल। सो इस गेम में व्हाइट में न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स है और एक्वा कलर में मायामी डॉल्फिन्स की टीम है। न्यू इंग्लैंड यहाँ पर 33-28 ऐसे 5 पॉइंट से लीड पर है और गेम में अभी सिर्फ 7 सेकंड्स बाकी है। स्क्रिमेज लाइन 31 यार्ड्स पर है, मतलब सिर्फ 7 सेकंड्स रहते मायामी डॉल्फिन्स को और 69 यार्ड्स जाना है और ऑब्वियसली ये गेम का आखिरी प्ले होगा। पैट्रियट्स जैसे ही डॉल्फिन्स के प्लेयर को टैकल करते हैं गेम खत्म। बट कुछ अलग ही चीज होती है। बॉल स्नैप होता है और क्वार्टरबैक एक इंच परफेक्ट पास आगे नंबर 10 वाले रिसीवर को देता है। नंबर 10 नंबर 11 को एक लैटरल पास देता है, फिर नंबर 11 प्लेयर भी साइड में से भागने वाले नंबर 32 प्लेयर को पास देता है। नंबर 32 प्लेयर पर टैकल पड़ता है बट फिर भी वो गिरता नहीं है, वो बच जाता है। उसके सामने जैसे ही डिफेंडर्स आए हैं ये वो देखता है, वो साइडवेज भागने लगता है और फिर जगह ढूंढ के अचानक क्विक राइट टर्न मार के एंड जोन की तरफ भागने लगता है। पैट्रियट्स के डिफेंडर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं बट इट इज टू लेट। वो सुपर फास्ट स्पीड में एंड जोन में घुस जाता है। सिर्फ 7 सेकंड्स बाकी रहते आखिरी प्ले पर मायामी 69 यार्ड्स को कवर करके टचडाउन करती है और गेम जीतती है। हेल मेरी पासेस। अमेरिकन फुटबॉल की सबसे एंटरटेनिंग और सबसे थ्रिलिंग चीज होती है ये हेल मेरी पासेस। सो आखिर ये होता क्या है, इस गेम का स्कोर देखिए। बफेलो बिल्स 30 और एरिजोना कार्डिनल्स 26 और गेम में सिर्फ 11 सेकंड्स बाकी है। रेड टीम एरिजोना को कुछ भी करके इस प्ले पर टचडाउन चाहिए, तो उनका क्यूबी क्या करता है, वो 2-3 डिफेंडर्स को बराबर से चकमा देके जगह बनाता है और हेल मेरी की प्रेयर बोल के बिना सोचे समझे एक लंबा पास एंड जोन में फेंकता है और रेड टीम का रिसीवर कॉर्नर बैक्स के ऊपर से एक अफलातून कैच पकड़ता है। टचडाउन एरिजोना। उन्हें 6 पॉइंट्स मिलते हैं और वो आखिरी प्ले में आखिरी सेकंड में मैच जीत जाते हैं। सो ये होता है हेल मेरी पास।
कई बार क्वार्टरबैक्स सीधा एंड जोन में एक लंबा बजूका पास छोड़ते हैं। वो ज्यादा सोचते नहीं है कि आगे कोई इंटरसेप्शन होगा या इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि ये आखिरी सेकंड्स बाकी रहते हैं। वो बस हेल मेरी की प्रार्थना करते हैं और ये प्रेयर बोल के वो एक दूर पास फेंकते हैं और होप करते हैं कि उनका वाइड रिसीवर वहां पे कैच पकड़ ले। और एक एग्जांपल देखिए, इस गेम में स्कोर है 24 ऑल और सिर्फ 1 सेकंड बाकी रहते प्ले शुरू होता है और ये ब्लू टीम का क्वार्टरबैक एक लंबा हेल मेरी पास छोड़ता है और उनका अनबिलीवेबल टचडाउन होता है। सो अगर आप देखोगे, एक्चुअली इस हेल मेरी पास को व्हाइट टीम के डिफेंडर ने डिफ्लेक्ट किया था, बट वो डिफ्लेक्शन सीधा ब्लू टीम के प्लेयर के पास ही चला जाता है और वो उसे पकड़ के एंड जोन में आता है। बॉल जब तक नीचे ना गिरे तब तक वो लाइव बॉल होता है। अपना ब्लू टीम का प्लेयर तो हवा में ही डिफ्लेक्शन को कैच करता है और एंड जोन में आता है। व्हाट अ फनी हेल मेरी टचडाउन, द मिरेकल ऑफ मोटाउन। सो स्कोर इट्स व्हाइट जर्सी वाली ग्रीन बे पैकर्स की टीम 21 और ब्लू जर्सी वाली डिट्रॉइट लायंस की टीम 23। ग्रीन बे पैकर्स अपने एंड जोन से 61 यार्ड्स के दूरी पर है। बॉल स्नैप होता है और गेम टाइम खत्म हो जाता है। फुटबॉल में ऐसा टाइम खत्म होते ही गेम स्टॉप नहीं होता, क्योंकि इस प्ले की शुरुआत गेम टाइम रहते हुई थी। सो ये प्ले कंप्लीट होने पर ही गेम खत्म होने की विसल बजाई जाएगी। इस प्ले पर डिट्रॉइट को सिर्फ ग्रीन बे को टैकल करना है और वो गेम जीत जाएंगे। बट देखो क्या होता है। Rodgers in trouble. It's going to get there. He turned 32 yesterday. Does he have a vintage moment in him? In the end zone, it is caught for the... सो गाइज, दिस इज अमेरिकन फुटबॉल। अगर आपने अब तक ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे यकीन है कि आपको ये खेल जरूर पसंद आएगा और आपको ये गेम पूरी तरीके से समझेगा। आई होप आज आप इस लंबे वीडियो को या कहूँ एक छोटे मिनी डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखोगे और इस नए खेल अमेरिकन फुटबॉल के बारे में ढेर सारी चीजें सीखोगे। मुझे यकीन है इस अमेरिकन फुटबॉल के मिनी डॉक्यूमेंट्री को देख के आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा आया होगा कि क्यों अमेरिकन इस खेल को लेके पागल है, आखिर क्या इस खेल को एक्साइटिंग बनाता है। तो दोस्तों, मैं हूं केदार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।